आई थिंक आपने सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रखे हैं एंड इवेंचुअली यू केम डाउन टू म्यूचुअल फंड्स. बिकॉज मैंने जब अपने स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड का दोनों का मैंने रिटर्न देखना शुरू किया तो दोनों के रिटर्न बराबर आ रहे थे. अगर आप एक सिंपल रिटेल इन्वेस्टर हैं, प्लीज आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए. प्लीज फॉर गॉड सेक मत कीजिए. आप ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसको आप समझते नहीं. Especially because of the internet, there's a lot of pressure. So how do you think people should deal with this FOMO? फोमो को मैं तो काउंटर करता हूँ पोमो से, प्लेजर ऑफ मिसिंग आउट. वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको 20 साल लगेंगे. अगर फास्ट वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको 30 साल लगेंगे, क्योंकि पहले 10 साल आपको ये समझने में लग जाएंगे कि फास्ट वेल्थ क्रिएट नहीं होती. ऑनेस्टली मेरे को रियल एस्टेट के बारे में कुछ समझ नहीं आता. मुझे आगे सबसे बेकार एसेट क्लास वही लगती है. खुद का क्रेडिट कार्ड बनवाता ही नहीं था. मेरे साले साहब के पास क्रेडिट कार्ड था. मैं कहा तू पे कर भाई, मैं तेरे को दे दूँ. तो ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? मैंने अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकाल के देखा. मैंने पॉइंट्स चेक करे तो कहते ये तो आपका 10 लंदन की ट्रिप हो जाएंगी, इतने सारे आपके पास पॉइंट्स पड़े हुए हैं. एंड आप लेटली अब बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए बिकॉज यू बॉट अ कार थ्रू योर क्रेडिट कार्ड्स. अब उस गाड़ी की बात कर लेते हैं. वो मैंने गाड़ी बेच दी है. तो अब जो मैंने दूसरी गाड़ी ली है उसमें मैंने अराउंड 24 लाख की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की. और आपको क्रेडिट कार्ड को एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए, यूज नहीं एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए. इफ यू डोंट नो, डोंट थिंक इट इज नॉट पॉसिबल. You're known for a lot of things. You're known for being a CA, एक CA educator, a content creator, and recently बहुत ही controversial है, but you bought a Hilux through your credit card. So a lot of things to unpack there, right? But I just like to ask you, अगर आप अपने आप को किसी को भी introduce करोगे, so how would you introduce Neeraj Arora टीचर. as a teacher? यस. Nice. So how has your journey been वैसे? Because you were one of the first creators who started to educate people, especially in finance field, right? So how has that journey been for you? बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है. और ये समझ आ गया कि कितनी भी आसान चीज़ें बता लो, सिंपल चीज़ें बता लो, लेकिन लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी पसंद है. बहुत. फॉर एग्जाम्पल आप अगर IPO में उनको टेक्निकली सिखाना चाहोगे कि IPO कैसे एनालाइज करना है, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पूछनी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है. राइट. तो ये लर्निंग्स रही हैं और अच्छी जर्नी रही है. एंड शुरू से एक ही कोशिश रही है कि इन्वेस्टिंग को, फाइनेंस को जितना ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई कर पाऊँ और जितना ज़्यादा आसान कर पाऊँ, वही कोशिश है. तो आपकी CA की जर्नी को तो आप अपने चैनल पे बहुत बात करते हो, यू बीन ऑन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, तो अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट. बट आज आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट जस्ट पर्सनल फाइनेंस एंड कैसे लेमन पीपल, कॉमन पीपल जो वीडियोस देख रहे हैं वो अपनी पर्सनल फाइनेंस जर्नी को कैसे स्टार्ट करेंगे. तो पहले आपकी ही जर्नी से स्टार्ट करते हैं. व्हेन डिड यू स्टार्ट योर पर्सनल फाइनेंस जर्नी? वाज इट बिफोर यू बिकेम अ CA और आफ्टर? तो सबसे पहले तो एक मिथ है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसे पर्सनल फाइनेंस का सब कुछ पता होगा और वो स्टॉक मार्केट में तो पक्की बात है अच्छे रिटर्न बना रहा होगा. ये एक मिथ है. एंड स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स का आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से एज सच कुछ लेना देना नहीं है. ना ही पर्सनल फाइनेंस बहुत अच्छे होंगे अगर कोई MBA फाइनेंस है, CFA है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है. इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है. राइट. मेरी जर्नी शुरू हुई 2011 में जब मैंने अपने CA फाइनल के एग्जाम्स क्वालिफाई किए. एंड जस्ट टू बी वेरी क्लियर कि मैं अब अपने नाम के आगे CA नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेंबरशिप नहीं है ICI की. तो तब मैंने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए CA फाइनल के. उसके बाद अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करी एज अ टीचर. मैं 2005 से पढ़ा रहा था. 2011 में आके फिर मैंने CA स्टूडेंट्स को ही पढ़ाना शुरू कर दिया. और 2016 तक कुछ नहीं पता था कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और इंश्योरेंस लेना तो कौन सा वाला अच्छा इंश्योरेंस होता है. ले रखा था इंश्योरेंस, लेकिन पता नहीं था कौन सा अच्छा होता है, मेडिकल इंश्योरेंस अच्छा कौन सा है. तो 2016 में जब थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए तो अब सोचा कि अब इनको क्या करें. देन सच बताऊं तो 2016 में भी आई जस्ट स्टार्टेड विद अ SIP ऑफ 2000 रुपीज़. राइट. और वो भी जो हमारे जो बैंकर्स होते हैं ना, उनकी नज़र हमारे अकाउंट पे रहती है कि पैसे आ रहे हैं, तो वो आ जाते हैं कि SIP करो और रेगुलर वाले फंड्स में जाओ. तो वहाँ से उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये की कुछ 2-3 SIP शुरू करवाई. एंड 2017-18 में मुझे इंडेक्स फंड के बारे में पता चलना शुरू हुआ कि व्हाट इज़ इंडेक्स फंड. एंड जब मुझे पहली बार पता चला मुझे लगा बस अब तो दुनिया जीत लेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता. क्योंकि अब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो. राइट. एंड उससे अच्छी थीम हो ही नहीं सकती है. तो 2017-18 में इंडेक्स फंड्स के बारे में पता चला. वहाँ मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया. एंड आई वॉज लकी इनफ के कोविड के टाइम पे मेरे पास फंड्स थे और मार्केट नीचे थी. और 2017 से जो मेरी एजुकेशन हुई इन पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, उसने मुझे हेल्प किया ये डिसाइड करने के लिए कि जब मार्केट डाउन हो तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए. और अब था टाइम उस एजुकेशन की एप्लीकेशन का. तो जब मार्केट डाउन हुई मार्च 2020 टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो मैंने खूब सारे फंड्स लगाए. आज मैं उस पर रिटर्न्स एंजॉय कर रहा हूँ. राइट. इन बिटवीन कुछ स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया. अगेन आई वाज लकी इनफ के वो स्टार्टअप्स जो है सही समय पे मुझे एग्जिट मिल गया उन स्टार्टअप से. शायद आज अगर एग्जिट मिलता तो मिलता भी या नहीं मिलता या मैं लॉस में जाता मुझे नहीं पता. बट एक अच्छे समय पे जब मैंने एक एडटेक स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया था, एंड जब एडटेक बूम चल रहा था, जब हर गली गली कूचे कूचे में एडटेक की आवाज़ चल रही थी, तभी वो स्टार्टअप जो है वो एक बड़े स्टार्टअप ने खरीद लिया. तो आई वाज लकी इनफ के वहाँ से भी अच्छा खासा फंड फ्लो आया. एंड देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स.
ग्रेजुअली अगर मैं 2024 की बात करूं, 2024 में मेरा एक ही गोल था कि मैं अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट कर दूं। वाई? बिकॉज मैंने जब अपने स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड का दोनों का मैंने रिटर्न देखना शुरू किया, तो दोनों के रिटर्न्स बराबर आ रहे थे। और मुझे लगा कि अगर दोनों के रिटर्न्स बराबर ही आ रहे हैं तो मैं इतनी सरदर्दी क्यों लूँ कि मैं कंपनी पे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस करूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूँ। इट्स बेटर कि मैं अपने क्राफ्ट पे फोकस करता हूँ। मेरा काम है पढ़ाना, मैं अपनी क्राफ्ट पे फोकस करता हूँ, उसमें क्वालिटी लेके आता हूँ और अपना काम जो है आउटसोर्स कर देता हूँ। तो आज मेरे पैसे जो मैनेज कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से कुछ हैं। तो अगर मुझे उनकी सर्विसेज बहुत कम प्राइस में मिल रही है तो वाई नॉट। तो ये मेरी कुछ जर्नी रही है इन्वेस्टिंग की। वेरी फैसिनेटिंग एंड यू सेड कि आई थिंक आपने सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रखे हैं एंड इवेंचुअली यू केम डाउन टू म्यूचुअल फंड्स। सो एंड अगेन आई थिंक कि स्पेशली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर लोगों पे कि एवरीथिंग दैट इज ट्रेंडिंग वी वांट टू डू दैट। अगर फैक्टर इन्वेस्टिंग इज वेरी पॉपुलर हमें वो भी करना है, अगर स्मॉल कैप इज ट्रेंडिंग हमें वो भी करना है। सो हाउ डू यू थिंक पीपल शुड डील विद दिस फोमो ऑफ मिसिंग आउट कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हर चीज़ में, चाहे खाना है, चाहे हवा है, चाहे पानी है, हर चीज़ को ना इंजेक्शंस लगा के ना उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। और वही इन्वेस्टिंग में भी हो गया है। इंडेक्स फंड हम लोग पहले बहुत सिंपल इंडेक्स फंड होता था, अब उसकी भी वैरायटी आ गई है, स्मार्ट बीटा, इक्वल वेटेज और पता नहीं क्या क्या। मैं तो यही बोलूँगा कि जहाँ भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखें, कोई भी आपको 12 से 14% से ऊपर के रिटर्न की बात करता है ना, पर एनम की बात कर रहा हूँ मैं ये, तो वहाँ से भाग जाइए। दिस इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। अदरवाइज ये इतना एल्योरिंग होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। आई नो पीपल जो 6% रिटर्न महीने का प्रॉमिस करते हैं और शायद कुछ महीने मिल भी जाता हो, बट उसके बाद उनका पैसा भी डूबता है, उनका प्रिंसिपल भी डूबता है और वो जो और लोगों का पैसा लगवा देते हैं वो भी डूबता है। तो कहीं भी आपको कोई भी चीज़ दिखे विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो वो फॉल्स ही है, वहाँ से तुरंत भागिए। मेक सेंस। अच्छा, अब हम एक्चुअली थोड़ी एडवांस कॉन्वर्जेशन पे आ गए। आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक थिंग। व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस टू यू? बिकॉज आई फील लाइक हर किसी के लिए डेफिनेशन अलग है। सो व्हाट डू यू थिंक पर्सनल फाइनेंस इज? मैं जब अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचता हूँ, सबसे पहले मैं ये बात याद रखता हूँ, इट्स पर्सनल। मैं कभी किसी को देख के कोई कॉल नहीं लेता हूँ कि उसने ये कर लिया तो मैं भी ये कर लेता हूँ, या उसने इतने पैसे इस फंड में लगा रखे हैं तो मैं भी लगा देता हूँ। दूसरी बात, मैंने अपने कुछ एलिमेंट्स बना रखे हैं जिन पे मैं बहुत फोकस रख के चलता हूँ। एंड मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस फ्रेमवर्क को अपना के अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकता है। पहला एलिमेंट जो मुझे लगता है दैट इज़ योर एक्टिव इनकम। आजकल स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो और पता नहीं किस किस की इतनी बातें होने लग गई हैं कि इंसान ये भूल ही गया है कि इनमें भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए। और वो पैसा आएगा आपकी एक्टिव इनकम से, आपकी जॉब से, आपके प्रोफेशन से, आपके क्राफ्ट से, राइट। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि मैं अपनी क्राफ्ट पे काम करता रहूँ। और मैं अपने ऑडियंस को भी हमेशा ये बोलता हूँ कि वो भी अपनी पहले एक्टिव इनकम पे ध्यान दे। एक 24-25 साल का लड़का आता है, कहता है मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं उससे पूछता हूँ पैसे कहाँ से लाओगे, वो तो देखूंगा। तो वो देखूंगा, पहले वो देखो कि वो कहाँ से आएगा। आप अपनी एक्टिव इनकम ज़रूर बढ़ाइए और अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए। अगर कोई 20-22 साल का, 24-25 साल का व्यक्ति, इवन 30-35 साल का व्यक्ति भी आके मुझे बोलेगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है, पहले मैं उससे यही पूछूंगा आप अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। इवन द ग्रेट वॉरेन बफे, उनसे किसी ने ऐसे एक स्ट्रीट में इंटरव्यू लिया और वो पूछा कि यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता है, तो उनका यही कहना था वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए उनको, और उसके रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो स्टेप 1 इज़ एक्टिव इनकम। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उस पर ज़रूर फोकस रखें। अपनी एक्टिव इनकम, आपकी एक मिनिमम रेंज ये होनी चाहिए कि आपकी एक्टिव इनकम 10 से 15% हर साल बढ़े। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब आपकी एक्टिव इनकम हो जाए, स्टेप 2 मुझे लगता है पर्सनल फाइनेंस में मेरे लिए आता है रिस्क कवरेज। अब रिस्क कवरेज से मेरा मतलब क्या है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। एंड जिसके पास मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, वो कितना भी इन्वेस्ट कर ले, एक दिन एक हवा का झोंका आएगा और आपके सारी इन्वेस्टमेंट को जीरो कर जाएगा, राइट। एंड इन दोनों के बीच में भी अगर आपको चूज़ करना पड़े, बाई चांस फंड्स की कमी है, तो मैं आपको बोलूँगा पहले मेडिकल इंश्योरेंस लें, बाद में लाइफ इंश्योरेंस पे जाएं, क्योंकि टांग टूटने के चांसेस ज़्यादा है रादर देन गोइंग टू हेवन। तो मेडिकल इंश्योरेंस लें एंड देन लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस का थंब रूल हमेशा टर्म इंश्योरेंस लें। जब आपको ये चीज़ें सेटल हो जाए, इसी के साथ साथ आपको एक चीज़, अगेन रिस्क कवरेज में भी हम चल रहे हैं, रिस्क कवरेज में तीसरा पॉइंट जो है मुझे लगता है दैट इज़ इमरजेंसी फंड। वो आपके पास होना चाहिए। किताबें ना पढ़ें कि सिर्फ किताबें ना पढ़ें कि 6 महीने की आपने जो है वो अपने एक्सपेंसेस बना के रखे हुए हैं। अपनी पर्सनल कंडीशन देखिए, अगेन पर्सनल फाइनेंस, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आपके बच्चे कितने हैं, आपने भी मम्मी पापा का ध्यान रखना है नहीं रखना है, आपके ऊपर कितने लोन्स हैं, कितनी EMI है। एक बार बैठ के असेस करके सोचिए कि आपकी अगर एकदम से कल को इनफ्लो आना, इनकम आनी बंद हो जाती है, तो आपके पास कितना जो है बफर होना चाहिए। उस बफर को कम से कम 30-40% से बढ़ा दीजिए। तो आप उतना इमरजेंसी फंड अपने पास हमेशा रखिए, जो भी आप ये कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं। एंड देन लेट्स कम टू इन्वेस्टिंग। एक सिंपल व्यक्ति अगर मेरे पास आए और मुझसे पूछे मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, आई विल ऑलवेज से
गो विद इंडेक्स फंड्स, गो विद इंडेक्स फंड, स्टार्ट विद SIPs। एंड आप इस बात को ध्यान रखिए, एक बड़ी दिक्कत हो गई है कि हर किसी को ना इंस्टेंट रिटर्न चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एवरीबडी वांट्स टू बिकम रिच क्विकली। तो कोई मुझसे पूछता है ना कि फास्ट पैसा कमाने में कितना समय लगेगा, तो मैं से बोलता हूँ कि अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको 20 साल लगेंगे, अगर फास्ट वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको 30 साल लगेंगे, क्योंकि पहले 10 साल आपको ये समझने में लग जाएंगे कि फास्ट वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। Yeah. और ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। कुछ हम क्या करते हैं ना, मार्केट में हम लोग एनॉमलीज को देख लेते हैं। एनॉमलीज मतलब एक एक्सेप्शन को देख लेते हैं कि इसने 2 साल में इतना पैसा कमा लिया, बट यू डोंट नो कि वो 2 साल के पीछे की कितनी मेहनत है या क्या मेहनत है। तो मैं बोलूँगा इन्वेस्टिंग शुरू करें, इन्वेस्टिंग अपनी इक्विटीज से शुरू करें। इक्विटी मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास लगती है। इंडेक्स फंड से शुरू करें, बहुत सिंपल है, मैं उसे प्यार से सुंदर, सुशील और टिकाऊ बुलाता हूँ। उसके एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, राइट। उसमें आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, एंड साथ साथ में वो आपके लिए कम टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। एंड इसके बाद इंडेक्स फंड सीखने के बाद यू शुड गो फॉर एक्टिव फंड्स ऑल्सो। कई लोग बोलते सिर्फ इंडेक्स फंड में पोर्टफोलियो बना लो, शायद आज से 8 साल पहले आप मुझसे मिलते तो मैं भी यही बोलता, बट यू लर्न विद द टाइम। तो मैंने यही सीखा कि खाली इंडेक्स फंड में मत रहो, आप इंडेक्स फंड के साथ साथ कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस म्यूचुअल फंड के साथ भी आप ज़रूर जाएं, ज़रूर इन्वेस्ट करें। एंड आपके पास अगर पोर्टफोलियो में 4-5 फंड हैं, मोर देन सफिशिएंट। 20 साल तक खूब मेहनत करिए, खूब एक्टिव इनकम करिए, और अपनी एक्टिव इनकम का एक मेजर पोर्शन इन्वेस्ट करते रहिए। आपके पास इतनी वेल्थ होगी कि आपसे संभाले नहीं संभलेगी। इट इज़ दैट सिंपल। दैट्स द गोल ऑल्सो, राइट। ठीक है, तो आपने म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड्स की हम बात कर रहे हैं। अब फॉर अ पर्सन जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहा है, हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि कौन सा म्यूचुअल फंड या कौन सा इंडेक्स फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया किसी भी एक बिगिनर इन्वेस्टर को रखना चाहिए? देखो, इंडेक्स फंड का तो बिल्कुल सिंपल है। आपने एक्सपेंस रेशियो देखना है, वो कम से कम होना चाहिए। ट्रैकिंग एरर देखना है। ट्रैकिंग एरर बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, एक इंडेक्स फंड क्या करता है, एक इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को मिमिक करता है, डुप्लीकेट करता है, राइट। तो अगर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है उसको कॉपी करेगा। अगर निफ्टी 50 के अंदर HDFC है, रिलायंस है, तो हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर भी HDFC और रिलायंस सेम प्रोपोर्शन में होने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होना चाहिए। दूसरा मैंने बोला ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए। ट्रैकिंग एरर क्या होता है, जो इंडेक्स रिटर्न दे रहा है और जो इंडेक्स फंड रिटर्न दे रहा है उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग ट्रैकिंग एरर बोल सकते हैं। ऑल्दो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके इंडेक्स फंड ने अगर रिटर्न दिया 13% का, और आपके इंडेक्स ने रिटर्न दिया 13.5% का, तो 0.5 इज द ट्रैकिंग एरर। इसको मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसा है नहीं। इसको आप अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत डिफरेंट तरीका है इसका, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ 0.5% को ट्रैकिंग एरर है। ये आपका कम होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो आपका कम होना चाहिए। एंड आई होप अपने चैनल पे सारे टर्म समझाए होंगे। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इंडेक्स फंड में हो, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए। इसमें आपको एक बेनिफिट और बताता हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जब भी मैं बेनिफिट बताता हूँ फिर ट्रोलिंग चलती है। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट ये है कि आपको ना, आप टैक्सेशन को डेफर करते हुए चलते हैं। टैक्सेशन को डेफर करते हुए चलते हैं, इससे मेरा मतलब क्या है, आप अगर कोई फंड लेंगे और उसके बाद आप उसे रिडीम करेंगे, बेचेंगे और दूसरे फंड में शिफ्ट होंगे, तो बीच में जो आपका गेन होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। बट इंडेक्स फंड एक ऐसी चीज़ है, आपको बेचना नहीं है उसको, क्योंकि आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके बैठे हो, आपने कोई चेंज नहीं करना है उसके अंदर। तो अगर आप 20 साल तक उसे रखते हो, 20 साल में मान लो अगर आप 6-7 बार भी अपने फंड्स बदलते, तो आपको टैक्स देना पड़ता हर बार, राइट। एंड थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ता जा रहा है। अब इक्विटी के ऊपर भी टैक्सेशन जो है बढ़ा ही है, चाहे कितना ही कम बढ़ाओ लेकिन बढ़ा तो है। इंडेक्स फंड में वो टैक्स जो है डेफर होता जाता है, और जब आप लंबे समय में उस डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट देखेंगे अपने इन्वेस्टमेंट में, वो करोड़ में होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंसानी दिमाग सीधा सीधा सोचता है 8+8+8+8 आप बता देंगे, लेकिन अगर मैं 8 बार 8 को मल्टीप्लाई करने को बोलूँ शायद आप ना बता पाए तुरंत, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन सोच नहीं पाते, इसलिए मैं सारे इफेक्ट समझ नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स फंड में एक टैक्सेशन का छुपा हुआ बेनिफिट है, जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत कम लोग जो है हाईलाइट कर पाते हैं। मेक सेंस। एंड व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड्स आल्सो, मतलब वो कैसे कोई इंसान सिलेक्ट करे? राइट, आई थिंक आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो इंडेक्स फंड इज आल्सो म्यूचुअल फंड, वो पैसिव म्यूचुअल फंड है। एक्टिव म्यूचुअल फंड, अगर मैं अपनी फिलॉसफी बता सकता हूँ कि व्हाट एम आई डूइंग, मेरा एक अच्छा कॉर्पस बन चुका है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अब मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जाऊँ। मेरा बेंचमार्क है ये कि जो अपने बेंचमार्क के मुकाबले कम गिरे। फॉर एग्जांपल, अगर बेंचमार्क 10% गिर रहा है तो मेरा म्यूचुअल फंड 6% गिरे, और रिटर्न वाइज वो बेंचमार्क जितना भी रिटर्न दे दे। ये इतना सिंपल है। अगर आपको ऐसा म्यूचुअल फंड मिल गया, यू आर सेट फॉर लाइफ। आप इसी तरह के 2-3 फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, वेल्थ क्रिएट हो रही है, पक्की बात है। एंड पता है, व्हेन यू गो ऑन द इंटरनेट एंड यू सर्च फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इन्वेस्टिंग,
one of the first things that pops up is goal based investing. हम्म, बट देर इज नो फंडा या कोई कहीं फॉर्मूला नहीं है कि आपने गोल्स के बेसिस पे हाउ डू यू सिलेक्ट योर फंड. सो डू यू हैव अ रोड मैप कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे अगले 5 साल में एक गाड़ी लेनी है, राइट? सो हाउ डू यू थिंक आई शुड फिगर आउट माई इन्वेस्टमेंट कि मैं वो गोल 5 years में अचीव कर पाऊँ? तो सबसे पहली बात, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल. तो मैं अपने थॉट्स बता रहा हूँ, किसी और के अलग हो सकते हैं. अगर मुझे 5 साल में गाड़ी लेनी है तो मैं उस पैसे का बहुत ही कम पोर्शन इक्विटीज़ में लगाऊंगा. वाई? इक्विटी बाय वेरी नेचर इट्स अ वेरी वॉलेटाइल क्लास. आपको नहीं पता आपको 5 साल बाद गाड़ी लेनी है, वहाँ चाइना में किसी ने चमगादड़ खा लिया, गाड़ी गई आपकी. क्यों गई आपकी? क्योंकि आपने इक्विटी में पैसा लगा रखा है, वो 60% 50% डाउन हो गया. एंड वी वर लकी कि हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली. अगर आप 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस को देखें तो हम बैठे हुए थे 4-5 साल शांति से, है ना? तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास पैसा सिर्फ 5 साल बाद ही आपको पैसे की नीड है, प्लीज़ उसे ऐसी जगह पे पार्क कीजिए जहाँ पे लिक्विडिटी और सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी हो. उस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लिक्विडिटी और सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए. अगर आप उसे इक्विटी में पार्क कर देंगे तो उसमें वोलेटिलिटी रहेगी. हो सकता है आपको अगर 100 रुपये चाहिए तो मैं आपसे बोलूँ कि आप 10-20 रुपये जो है इक्विटी की तरफ ले जाएं, लेकिन 80% पैसा आप अपनी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आपको सेफ रिटर्न्स मिलते हो, जहाँ पे लिक्विडिटी हो, जब आप पैसा निकालना चाहें आपको मिल जाए. तो ये इस तरीके से मैं जाऊँगा इस केस के लिए. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट फोमो, राइट? कि लोगों के अंदर ये एक, आई वुडंट कॉल इट लालच, बट कहीं ना कहीं एक प्रेशर है कि एनीथिंग दैट कम्स न्यू इन द मार्केट दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन इट, स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. तो डू यू हैव एनी टिप्स, एडवाइस फॉर पीपल कि उस प्रेशर को अंडर कंट्रोल करके दे फोकस ऑन व्हाट दे वांट? फोमो को मैं तो काउंटर करता हूँ पोमो से, प्लेजर ऑफ मिसिंग आउट. ओह, राइट. तो नई चीज़ें आती हैं और आती रहेंगी. और इसमें एक किताब है मॉर्गन हाउसल की बहुत ही अमेजिंग, जिसका नाम है सेम एज एवर. राइट. तो उसमें ना जेफ बेजोस की बात की गई, जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं. तो जेफ बेजोस से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आने वाले 10 साल में क्या बदल जाएगा. तो जेफ बेजोस बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्या बदल जाएगा, मुझे ये पता है कि क्या नहीं बदलेगा. हमारा कस्टमर हमेशा चाहेगा कि मुझे अपना प्रोडक्ट जो है कम से कम दाम पे जल्दी से जल्दी और एकदम सेफ मेरे पास पहुंच जाए. बिल्कुल. और वो उसी पे जो है आगे काम करता जा रहा है. मैंने आपको रेफरेंस क्यों दिया? उसी बुक में लिखा है कि ग्रीड और फियर कभी नहीं बदलेगा. आज से 2000 साल पहले भी ग्रीड थी, फियर था. आज भी ग्रीड और फियर अपना काम करते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर आइजैक न्यूटन, जो फिजिक्स के इतने बड़े जो हैं, फिजिक्स की दुनिया में इतने बड़ी वो व्यक्ति रहे, उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा खोया फोमो में आके. साउथ सी कंपनी का नाम होता था, टॉप पे खरीदा और बॉटम पे जाके बेचा उन्होंने. राइट. पॉइंट इज के फोमो को काउंटर करने का तरीका एक ही है कि आपके पास ना एक प्लान होना चाहिए. आपके पास उस प्लान के लिए प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए. और जब भी मार्केट में कोई नई चीज़ आए, आप ये सोचो कि आपके प्लान को तो ये नहीं छेड़ रहा ना. आपका जो पैसा इन्वेस्ट होना था अपने गोल्स के लिए, वो वहीं होना चाहिए. आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, मैं तो वो भी नहीं करता, बट अगर आप करना चाहते हैं प्लीज़ गो फॉर इट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर गोल्स, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेगा प्लान कि आपको 15 साल 20 साल 10 साल में जो पैसा चाहिए उसके साथ प्ले मत कीजिए. प्राइमरली मैंने ये देखा है कि मार्केट में कोई भी नया इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा ना, जब तक उसके नीचे कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं दिखेगी, मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा. एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर लोग पैसा क्यों खोते हैं? क्योंकि उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आती है. सो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट इन्वेस्ट. दिस इज़ दी फर्स्ट प्रिंसिपल. राइट. अगर आपको नहीं समझ आ रही है कोई चीज़, आप इन्वेस्ट मत कीजिए. हर चीज़ में समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप बिना समझे इन्वेस्ट करेंगे तो पता है क्या होगा? मान लीजिए आपने एक स्टॉक लिया, स्टॉक है. राइट. आपने एक टिप यूट्यूब पे वीडियो देखा, इंस्टाग्राम पे रील देखा. मुझे नहीं पता सभी क्या कर रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे तो खुले में रील चल रही है कि ये वाला स्टॉक खरीद लो. एवरी पर्सन जस्ट सेज कि 5 स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए. एंड आई मीन इट्स नॉट द बेस्ट आइडिया. यहाँ आप मुझे स्टॉक का नाम लेने से मना कर रहे हो और वहाँ देखूंगा खुले में स्टॉक के नाम चल रहे हैं. सो माई पॉइंट इज के आपने वो स्टॉक जो है 5 स्टॉक अपने स्टॉक के खरीदा, आपने किसी की टिप पे खरीदा है, तो क्या होगा? वो 10-20% बढ़ेगा ना, आप खुश होकर उसे बेच दोगे. या 10-20% घटेगा ना, आप 2 गालियाँ निकाल के बेच दोगे. राइट. लेकिन अगर आपने अपनी कन्विक्शन से खुद समझ के आपने उसमें इन्वेस्ट किया ना, वो 10-20% घटेगा ना, आप और खरीदोगे. राइट. क्योंकि आपकी कन्विक्शन थी उसके ऊपर, आपका विश्वास था, आपका एनालिसिस था. तो फोमो में पढ़ के आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है आप कभी कामयाब नहीं होंगे. और फोमो जनरली कब क्रिएट होता है? मतलब मैं जब ये सारी बातें बोल रहा हूँ तो मैंने जो सीखा है और मैं जो पढ़ता हूँ और जो बुक्स हैं या जो व्यक्तियों से मैं मिल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि मुझे सब बातें उन्होंने बताई, बहुत पहले बता दी. फोमो कब पैदा होता है? हमेशा मार्केट के टॉप पे फोमो पैदा होता है, कभी भी बॉटम में फोमो पैदा नहीं होगा. आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, ज़्यादातर लोग उसमें कहाँ फंसते हैं? टॉप पे जाके फंसते हैं. टॉप पे रिटर्न्स ज़्यादा दिख रहे हैं ना. यस. उनको लग रहा है कि यार अब तो ये इतना पसंद चला गया, मैं भी खरीद लेता हूँ, मैं भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ. और वहाँ इन्वेस्ट करने के बाद देखिएगा या तो रिटर्न्स म्यूटेड हो जाएंगे या फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा. एंड फोमो का सिर्फ एक ही आंसर मेरे पास, तो मैं तो फोमो में बिलीव करता हूँ, प्लेजर ऑफ मिसिंग आउट.
और बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं इसको कि करने दो जो भी जो कर रहा है। मेरे पास डेली बेसिस पे ऐसे लोग आते हैं जो 6% महीने का रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं, एंड मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार हम तो गरीब रह गए, 6% पर मंथ रिटर्न निकालना चाहिए था हमें भी। बट देन आई एन्जॉय माई पोमो कि ठीक है आप लोग करो। वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, एक और टर्म वेरी कॉमन दैट इज थ्रोन अराउंड इज डाइवर्सिफिकेशन। नाउ आई अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कि डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू कांट ट्रस्ट एनी सिंगल सेक्टर या किसी भी एक एंटिटी को आप नहीं ट्रस्ट कर सकते, विच मेक सेंस। बट हाउ डज अ पर्सन आइडेंटिफाई कि ये इतना डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ये बहुत है, यहाँ रुक जाते हैं। सो हाउ डू आइडेंटिफाई कि कितना डाइवर्सिफिकेशन इज ओके फॉर माई पोर्टफोलियो? राइट, अगेन मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, राइट, और मैं अपना थॉट प्रोसेस बता सकता हूँ। पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी सेक्टोरल फंड्स की तरफ नहीं जाता हूँ, कभी भी नहीं जाता हूँ, ना ही शायद जाऊँगा। बड़ी मतलब वही आप जो आपने शुरू में बोला था कि सिंपल है इन्वेस्टिंग बट उसे कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। तो अब वो कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, पता नहीं क्या क्या टर्म्स निकाले जा रहे हैं। मुझे एक बात समझ आती है कि भाई मैं एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स यानी कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, वो मोर देन सफिशिएंट है। मेरा फंड मैनेजर ध्यान रख रहा है ना, वो मुझे ऑटोमोबाइल का भी एक्सपोजर दे रहा है, वो मुझे एफएमसीजी का भी एक्सपोजर दे रहा है, वो मुझे बैंक्स का भी एक्सपोजर दे रहा है, डू इट। मैं खुद कभी ऐसा नहीं करता कि आज मैंने जो है ना वो थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर दिया। वाई? अगेन थीमेटिक फंड्स में ज़्यादातर लोग कब फंसते हैं, जब वो अपने टॉप पे होता है। ये सब कुछ सिक्लिकल है, और जब वो टॉप पे होती है साइकिल, लोग आ जाते हैं कि हाँ हम भी इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर वही डाउनफॉल या म्यूटेड रिटर्न्स जो है देखने को मिलते हैं। मैं डाइवर्सिफिकेशन कैसे देखता हूँ? नंबर 1, एसेट क्लास वाइज डाइवर्सिफिकेशन मैंने अब करनी शुरू करी है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा मेरे हिसाब से अगेन बढ़ गया है। मैंने अभी थोड़ा सा रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया। देन अगेन मैंने अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने मेंटोर से सीखा गोल्ड के बारे में। आलोक जैन सर हैं, आई होप आप लोग उनको भी ज़रूर बुलाएंगे, तो गोल्ड को काफ़ी एडवोकेट करते हैं वो। तो उनसे मैंने गोल्ड के बारे में, उनकी वीडियोस से, उनसे कभी पर्सनल बातचीत भी हुई। एक बार मैंने ही उनके साथ पॉडकास्ट किया था। We've also done a podcast with him. हाँ, तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा गोल्ड के बारे में, एंड देन आई वॉज कन्विंस्ड कि थोड़ा सा 5-10% पोर्टफोलियो में गोल्ड भी होना चाहिए। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ETF। तो एसेट क्लास वाइज मेरे पास आज की डेट में मेजरली इक्विटी, देन रियल एस्टेट, एंड देन थोड़ा सा गोल्ड है, राइट। एंड ऑनेस्टली मेरे को रियल एस्टेट के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे आज भी सबसे बेकार एसेट क्लास वही लगती है। रीजन बीइंग द कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व इन परचेजिंग एंड सेलिंग द रियल एस्टेट इज वेरी मच। वाई? आप म्यूचुअल फंड खरीदना है, ऐप पे गए, टप 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 3 बार आपने क्लिक किया, आपके पास म्यूचुअल फंड आ गया। रियल एस्टेट आपने खरीदना है, ओ माई गॉड, आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बट अगेन मैंने एक ऐसी स्टेज पे आकर डाइवर्सिफिकेशन किया जब मुझे लग रहा था, मुझे डर लगने लग गया था कि मेरा सारा एक्सपोजर इक्विटी की तरफ ही है। नाउ मैंने एक तरह की और डाइवर्सिफिकेशन जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करी, दैट इज जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। अब वो मैंने कैसे किया है कि आई इन्वेस्ट इन यूएस इंडेक्स फंड्स, राइट। डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करना थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है यूएस का, बहुत सारे उसमें भी एक्सपेंसेस और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो मैं यूएस के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके अपने आप को थोड़ा सा जोग्राफिकली भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स इट, मेरे लिए डाइवर्सिफिकेशन यही है। रिगार्डिंग दी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आई गो विद फ्लेक्सी कैप। बहुत सिंपल है, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, ये दो फंड्स लेके बड़ा सॉर्टेड रहता हूँ, क्योंकि ये खुद ही देख लेते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में कितना होना है। एंड मेरा मेजर एक्सपोजर जो लार्ज कैप्स की तरफ ही है। So from what I've understood is that आप खुद झंझट में नहीं पड़ते हो at this point of your investing journey कि आप खुद हर चीज़ एनालिसिस करो, you trust the professionals, right? That makes a lot of sense also. इसका लॉजिक यही है कि झंझट में पड़ के भी कोई कुछ उखाड़ नहीं रहा है, राइट। तो सिंप्लिसिटी से चलो, एंड म्यूचुअल फंड्स आर गुड एनफ टू गिव यू 12-14% रिटर्न पर एनम, नॉट इन द स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली, बट वो ऊपर नीचे करके आपको 12-14% के आसपास रिटर्न दे देते हैं। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो आई एम गेटिंग अ XIRR ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 18%। 4% तो मैं बोनस मान के चल रहा हूँ कि बोनस में मेरे को 12 से 14 ही चाहिए। प्लस ऐसा मैंने फील किया मेरे पोर्टफोलियो का साइज इतना सफिशिएंट है कि मुझे रिस्क लेने की और उल्टे सीधे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। मैं उसे सिंप्लिसिटी से आगे बढ़ाऊंगा, और सिंप्लिसिटी से आगे बढ़ाते बढ़ाते ऑटो पायलट पे वेल्थ क्रिएट होगी। ऑटो पायलट पे मुझे, अगर मैं उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। Makes sense. Okay, तो अभी we talked about diversification, fundamentals, right? तो ये उस इंसान के लिए एप्लीकेबल है जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहा है। बट अज्यूम करते हैं कि कोई 30-year-old person is watching this video and because of this hype around diversification उसके पोर्टफोलियो की खिचड़ी बन चुकी है, ठीक है। उसने 15-16 म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अब हाउ डू यू sort out this mess of too many mutual funds or index funds or whatever? So how do you prioritize and sort this messy portfolio? एलिमिनेशन इज़ दी ओनली आंसर। एंड एलिमिनेट किस बेसिस पे करना है?
मैं किस बेसिस पे करता, मैं यही देखता कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो कम रिस्क लेके एवरेज और अबव एवरेज रिटर्न दे रहा है, दैट्स इट। मेरे माइंड में यही रहता। तो मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स को रखता, और जो म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को 2-3 साल से बीट नहीं कर पा रहे हैं, या जो म्यूचुअल फंड्स रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, रिटर्न भी ज़्यादा दे रहे हैं, मैं शायद उनको भी एलिमिनेट कर देता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न बने, कम रिस्क पे एवरेज रिटर्न बने, वही वेल्थ क्रिएशन का जो है वो मेन फॉर्मूला है। तो मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स को एलिमिनेट कर दिया जो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। साथ साथ में मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स को एलिमिनेट करता जो मेरी फिलॉसफी से मैच नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो आई बिलीव इन म्यूचुअल फंड्स जो आगे भी वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, राइट। तो अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव नहीं करता है, वो मेरे को लगता है कि एक्स्ट्रा है, तो मैं उसको जरूर एलिमिनेट कर देता। Just sorry to interrupt, but can you also explain what value investing is? बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो जिन्हें फादर बोला जाता है वो है बेंजामिन ग्रैम, फिर उनके स्टूडेंट बने वॉरेन बफे एंड चार्ली मंगर, वॉरेन बफे टू बी वेरी स्पेसिफिक। फिर वहाँ से फैलती गई लीलू हैं, निक स्लीप हैं, मोनीश पबराय हैं, ये सब लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो है वो मैं बोलूँगा कि ब्रांड एम्बेसडर्स हैं आज की डेट में, राइट। तो हम लोग भी इनसे सीखने की कोशिश करते हैं, बुक से पढ़ के, इनकी बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ हैं उनको देख के, राइट। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग सिंपल शब्दों में क्या है, बाइंग ग्रेट बिजनेसेस एट फेयर वैल्यू। और मतलब जो बेंजामिन ग्रैम थे वो तो बोलते थे कि वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की रियल वैल्यू, मैं थोड़ा आसान शब्द यूज़ करता हूँ, 1000 रुपये की है और वो आपको 600 में मिल रहा हो, तो ये एक बढ़िया बाय है, प्रोवाइडेड दैट कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों। तो वो 4 M's भी इनको बुलाया जाता है। देयर आर 4 M's इन वैल्यू इन्वेस्टिंग। नंबर 1, यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस। इफ इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट फॉर यू, राइट। नंबर 2, द बिजनेस शुड हैव गुड मोट। मोट वर्ड क्वाइन किया वॉरेन बफे ने, जो लोग MBAs हैं उनकी भाषा में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक कंपनी के पास ज़रूर होना चाहिए। नंबर 3 इज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द पीपल हु आर मैनेजिंग द कंपनी, दे मस्ट बी ऑनेस्ट, हाई इंटीग्रिटी वाले लोग होने चाहिए। एंड नंबर 4 जो आता है 4M में, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, लेट अस से 1000। अब अगर 1000 वाला बिजनेस मुझे 2500 में मिल रहा है, आई विल नॉट बाय इट, द वैल्यू इन्वेस्टर विल नॉट बाय इट। 1000 वाला 600 में मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। मुझे ऐसा लगने लग गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज की डेट में हम जिस वैल्यूएशन लेवल पे चल रहे हैं, 1000 वाला 900 में मिल रहा है, 1000 में मिल रहा है ना, तो भी एक गुड बाय बन जाता है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि उनका 4 M's पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो रियल एस्टेट पे आपका टेक वेरी इंटरेस्टिंग है। एंड मैंने ना आई सीन दिस कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, दैट घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, दे आर ऑलवेज लाइक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी लो, उसको बनाओ, यू नो, बिल्ड इट आउट। And I've done podcasts with so many people like you, and they have the exact opposite opinion, like you said, that real estate you don't think is a very good investment avenue, right? But first of all, I would like to understand why that is. And secondly, we were just looking for some numbers, and we saw that sirf Delhi NCR mein, we've seen somewhere around 22% annual return on property, on real estate. ये मैंने खुद भी देखा है, दैट आई कम फ्रॉम द्वारका एंड आई हैव सीन कि जो प्रॉपर्टी फ्लैट्स मुझे 1 साल पहले 1 करोड़ के रेंज में मिल रहे थे, नाउ व्हेन यू गो एंड आस्क अ ब्रोकर, दे वेरी ब्लेटेंटली से 2.5 करोड़, व्हिच इज क्रेजी। सो क्लियरली देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन विद रियल एस्टेट। सो व्हाई डू यू हैव दैट ओपिनियन कि इट्स नॉट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू? नहीं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ओके, प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर, राइट। मैं शुरू से बताता हूँ आपको। तो सबसे पहली बात जो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि कई लोग अच्छा बोलते हैं, कई लोग बुरा बोलते हैं, तो अगेन मैं कोट करना चाहूँगा मॉर्गन हाउसल को। उनकी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें वो कहते हैं नो वन इज क्रेजी। अगर आपके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा शायद ये भी बोलते हो कि FD करो, सबसे बढ़िया है। वाई? देयर इज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट, क्योंकि उनके टाइम पे FD पे 12% का रिटर्न मिलता था, जिसके लिए आप और मैं आज इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। और अभी तो हम अच्छे दिन देख रहे हैं। अगर आप 2018 में जाएंगे, 18-19 में जाएंगे, तो आपको FD पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा था, 6% इंटरेस्ट मिल रहा था। आज हमें देखने को मिल रहा है 8%, और हमारे मम्मी पापा के टाइम पे मिला था 12%। तो उन्हें तो यही समझ आता है ना, रूल ऑफ 72 लगा के वो 6 साल में वहाँ पे पैसा डबल कर रहे थे, इसलिए उनके लिए FD अच्छा है। दूसरी बात, रियल एस्टेट भी उनका यही थॉट प्रोसेस है, नो वन इज क्रेजी, एवरीवन इज लर्निंग एंड स्पीकिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। मेरा एक्सपीरियंस रियल एस्टेट के साथ क्या रहा, वो उसके बेसिस पे मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बता रहा हूँ। हो सकता है किसी का बहुत स्मूथ रहा हो। मेरा ऐसा मानना है, एक तो ये जो फाइट चल रही है कि घर लें या ना लें,
राइट, किराए पे रहें या घर लें। मैं बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ कि आपके पास रहने के लिए घर होना चाहिए, राइट। जब आपको सही समय लगे थोड़ा डिले कर लीजिए उसको, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि आपने कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, शादी कहाँ हो रही है, राइट, बच्चों का स्कूल कहाँ है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। वो सब समझ के आपके पास एक घर ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मैंने क्या किया, मैंने पहले अपना इक्विटी पोर्टफोलियो फुल किया, उसके बाद मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की। एक्सपीरियंस मेरा बेकार इसलिए रहा, नॉट बिकॉज ऑफ द एसेट बट बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर अराउंड द एसेट, कि आपको रजिस्ट्री करानी है, आपको सप्लीमेंट्री डीड करानी है, पहले आपको ब्रोकर के साथ बैठना है, फिर उसमें कैश कंपोनेंट इन्वॉल्व है, फिर वो 4 बार नेगोशिएशन करनी है। मतलब मैंने जितना टाइम वो सब करने में किया, मैं कोई अच्छा सा कोर्स बना के लॉन्च कर देता उतने टाइम में, राइट। तो ये एक चैलेंज है। अदरवाइज मुझे लगता है रियल एस्टेट ऑब्वियसली रिटर्न जो है बड़े ज़बरदस्त दिए हैं पिछले 2-3 साल में, तो बहुत ही अच्छे दिए। इवन मैंने जो लैंड बाय किया, वो बाय करने से लेकर रजिस्ट्री करने तक के प्रोसेस में ही मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30-40% का अपसाइड बेनिफिट हो गया, राइट। बट वो प्रोसेस बहुत टायरिंग था। तो मैं यही बोलूँगा कि रियल एस्टेट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। टाइमिंग आपको देखनी पड़ेगी। अगेन, अभी कोई इन्वेस्ट करेगा तो बिल्कुल फिर से वही साइकिल के पीक पे जो है वो चला जाएगा, और शायद मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि रियल एस्टेट की साइकिल्स बड़ी लंबी होती हैं, वो स्टॉक से भी लंबी होती हैं। शायद 10 साल के लिए म्यूट हो जाए या 10 साल के लिए आपको कोई रिटर्न ना मिले, तो वो आपको एक बार टाइमिंग ज़रूर देखनी पड़ेगी। आई वुड लाइक टू गो बैक। हम आपके क्रेडिट कार्ड जर्नी के बारे में बात कर रहे थे। अब आई सॉ योर जर्नी ऑन द इंटरनेट, एंड पहले आप बहुत अगेंस्ट थे क्रेडिट कार्ड्स के, एंड आप लेटली आप बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए बिकॉज यू बॉट अ कार थ्रू योर क्रेडिट कार्ड्स। तो ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, एंड ये पूरा किस्सा क्या है? कैन यू टॉक टू अस अबाउट इट? आपने अगर कभी मेरी कोई वीडियो पूरी देखी हो, तो मैं हमेशा अपनी वीडियो के लास्ट में ना एक टैग लाइन बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, मैं बोलता हूँ कि सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। एंड बस वही फॉलो किया। और 2018 में मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ी कहाँ से, तो एक मैं ऑनलाइन वेंचर चलाता हूँ, ऑनलाइन में मेरा एक स्टार्टअप बोल लीजिए या बिजनेस बोल लीजिए, जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत सारी ऑनलाइन पेमेंट्स करनी पड़ती थी, और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हम लोग लेते हैं, कोई यूएस से है, कोई यूके से है, कोई डिफरेंट कंट्री से, उसके लिए क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती थी। तो पहले मैं क्या करता था, मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं इतना अगेंस्ट था क्रेडिट कार्ड के कि मैं खुद का क्रेडिट कार्ड बनवाता ही नहीं था। मेरे साले साहब के पास क्रेडिट कार्ड था, मैं कहा तू पे कर भाई, मैं तेरे को दे दूंगा। मैं इतना डरता था और इतना अगेंस्ट था मैं क्रेडिट कार्ड के। फिर अल्टीमेटली जो पेमेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगी, तो मुझे भी लगने लग गया कि ठीक है, मतलब कितनी बार साला है तो इतनी बार थोड़ा पेमेंट कर देगा, राइट। तो मैंने खुद का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। एंड उस समय जो मुझे क्रेडिट कार्ड मिला, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि कौन सा क्रेडिट कार्ड है, क्या क्रेडिट कार्ड है, बस आ गया, उससे पेमेंट्स लगा दिए, वो सब्सक्रिप्शन चल रहा है, कहीं मंथली कहीं एनुअली, और ऐप स्टोर्स वगैरह पे हर जगह पे तब क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट किया जाता था। आज तो यूपीआई से भी पेमेंट हो रही है। अच्छा, ये सब चल रहा था। मैं क्रेडिट कार्ड के बहुत अगेंस्ट था। मैं हमेशा क्रेडिट कार्ड में, मेरे को ऐसा लगता था उसमें बैलेंस मेंटेन रखूँ, मैं नेगेटिव ना, मतलब उसमें खर्चा ना करूँ, बल्कि उसमें कुछ बैलेंस मेंटेन रखूँ, मैं एक्स्ट्रा दे के रखूँ इनको। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वे इंटरेस्ट लगा दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, राइट। सिबिल विबिल कभी मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं रही, और आगे भी मुझे लगता है नहीं रहेगी, और ना ही मैंने कभी सोचा सिबिल के बारे में, राइट। तो इसलिए मैं पेमेंट करके नहीं रखता था। शायद उससे तो और सिबिल स्कोर नेगेटिव हो जाता होगा अगर आप पहले से पेमेंट करके रखते होंगे, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो फिर मुझे कुछ लोगों से मेरी बातचीत होनी शुरू हुई, एंड आई एम श्योर काशिफ सर यहाँ पे आ चुके हैं, काशिफ अंसारी जी। तो काशिफ सर से मैं मिला था, वो एक शायद हंसराज कॉलेज में थे, प्रोफेसर थे वो उस समय पे, हंसराज था या हिंदू था मुझे याद नहीं, मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो सडनली मुझे वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, एंड मैंने देखा है कि तो सारा दिन क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम ले रहे हैं। मैंने सोचा ये नाम भी होता है क्रेडिट कार्ड का। फिर मैंने अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकाल के देखा, और फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है। कहते सर ये तो बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, आप अपने पॉइंट्स चेक करो। मैंने पॉइंट्स चेक करे तो कहते ये तो आपके पास 10 लंदन की ट्रिप हो जाएंगी, इतने सारे आपके पास पॉइंट्स पड़े हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, राइट। जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड मुझे समझ आया, 2 मुझे क्रेडिट कार्ड समझ आया कि ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं, इन पे बेस्ट रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। अगले दिन मैंने अप्लाई कर दिए। आई हैव गॉट बेनिफिट ऑफ पेइंग टैक्सेस थ्रू क्रेडिट कार्ड, आई हैव गॉट बेनिफिट ऑफ बाइंग माई कार थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब मैं किसी को बताता हूँ उसे विश्वास ही नहीं होता है। एक तो ये बड़ी दिक्कत है। इफ़ यू डोंट नो, डोंट थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ यू डोंट नो, ट्राई टू लर्न कि कैसे हो रहा है, राइट। तो मुझे एक्चुअली में 17.5% का रिवॉर्ड पॉइंट का रेशियो, और 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी, एंड समटाइम्स इवन मोर देन 1 रुपी, राइट। तो मैंने जो हाईलेक्स ली थी, ऐसा नहीं कि मैं हाईलेक्स क्रेडिट कार्ड पे ले ली थी, सॉरी मैंने शायद ब्रांड का नाम ले दिया, बीप कर दीजिएगा उसको। मैंने जो कार ली थी, तो वो पूरी की पूरी गाड़ी मैंने ऐसा नहीं क्रेडिट कार्ड पे ली थी, तो अराउंड 32 लाख की पेमेंट थी, जिसमें से 10 लाख की पेमेंट मैंने क्रेडिट कार्ड से करी थी, राइट। रिमेनिंग मैंने गाड़ी एक्सचेंज करी, जो अपनी दूसरी वाली, वो मैंने गाड़ी दी थी। तो उस 10 लाख पे मुझे 1,75,000 पॉइंट्स मिले थे, दैट इज 17.5। और वो 1,75,000 पॉइंट, एक तो लोग वही है ना कि समझते नहीं है, उन्हें बस
ट्रोल करने से मतलब है कि Yeah. ये नहीं हो ही नहीं सकता, क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले तुम्हारे खास हैं क्या। मैं आपको दिखा देता हूँ। और उन्हीं पॉइंट्स की मदद से मेरी वाइफ का बर्थडे था मई में, हम लोग गए गोवा घूमने के लिए। आईटीसी के होटल्स हैं, आईटीसी ग्रैंड गोवा, तो वहाँ पे उस समय रूम टैरिफ था 9500 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से। तो 3 दिन का टैरिफ बन गया अप्रॉक्सीमेटली 28,500 रुपये। मैंने एक भी रुपया पे नहीं किया उनको, सब क्रेडिट कार्ड के Wow. पॉइंट से। वन पॉइंट वॉज इक्वल टू 1 रुपी अप्रॉक्सीमेटली। इवन फ्लाइट थी जो दिल्ली से गोवा की, उसका टोटल बिल बनता था हम 4 लोगों का, मेरा, मेरे वाइफ और 2 बच्चों का मिला के 50,000 रुपये का। मैंने सिर्फ 15,000 रुपये पे किए हैं, बाकी जो बैलेंस था वो मैंने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स के थ्रू पे किया है। एक इसमें पॉइंट क्या निकल के आता है कि आपने खर्चा भी तो बहुत किया होगा। आपको एटलीस्ट अभी तक की बात से समझ आना चाहिए कि मैं क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स कमाने के लिए तो खर्चा नहीं कर रहा हूँ, राइट। मेरा जो जेन्युइन खर्चा है A to Z मैं सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे ले आया हूँ। इवन मैं यूपीआई में भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि रुपए के क्रेडिट कार्ड होते हैं जो यूपीआई वाले होते हैं। इवन अभी मैं आपके शो पे आने से पहले मैंने एक योगा बार खरीदी, मैंने उसकी पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड से करी है थ्रू यूपीआई, क्योंकि उनके पास वो क्रेडिट कार्ड टैप वाला मशीन नहीं था। एक और पॉइंट, कई बार लोग पूछते हैं कि गाड़ी वाले तो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते। किसने कहा आपको? सब एक्सेप्ट करते हैं। आप उनको 1% एक्स्ट्रा दो, वो घर पे आएंगे आपके क्रेडिट कार्ड मशीन लेके। तो अगर मेरे को 17.5% का रिटर्न मिल रहा है, रिवॉर्ड रेशियो मेरा 17.5% का है, अगेन 1 पॉइंट इक्वल टू 1 रुपी और मोर देन इवन 1 रुपी, वाई आई विल टेक टेंशन वाइल पेइंग 1% एक्स्ट्रा। मैंने 1% एक्स्ट्रा दिया और हंस के लिया। अब उस गाड़ी की बात कर लेते हैं, वो मैंने गाड़ी बेच दी है, राइट। उसी को दे के मैंने एक और गाड़ी ली है। एक बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको किसी तरह से शो ऑफ या कुछ ना समझे भाई। गाड़ियाँ मेरा शौक है, तो मैं शौक पूरे कर रहा हूँ, और इस उम्र में नहीं करूँगा तो कब करूँगा। तो अब जो मैंने दूसरी गाड़ी ली है, उसमें मैंने अराउंड 24 लाख की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करी है। 24 लाख? यस। ओह माय गॉड। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट कार ली थी, मेरे को तभी समझ आ गया 10 लाख कम कर दिया, मेरी लिमिट ये तो बढ़ सिस्टम सकती अच्छा है। था। मैंने अपनी लिमिट बढ़वाई एंड मैंने जो भी मैक्स आउट हो सकता था मैंने मैक्स आउट किया क्रेडिट कार्ड को, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी और उसके बाद थोड़े दिन बाद उनका बिल पे कर दिया, एज सिंपल एज दैट। तो पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगने लग गया कि क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए जिनको क्रेडिट की ज़रूरत ही नहीं है, और आपको क्रेडिट कार्ड को एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए, यूज़ नहीं एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए। ट्रू। अगर आप मुझे एक बात बताओ, 17.5% तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मैं आपको 3% का भी रिटर्न दे रहा हूँ, क्या बुरा है क्या? बिल्कुल बुरा नहीं है। आपके खर्चों पे आपको रिटर्न मिल रहा है, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ट्रू। बस फंस मत जाना। फंस कैसे मत जाना? क्रेडिट कार्ड लेके ये मत समझ लेना कि आपकी सैलरी बढ़ गई है। सैलरी अगर आपकी 1 लाख है और आपके पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख है, तो आपकी सैलरी 3 लाख नहीं है, आपकी सैलरी 1 लाख ही है। ये पॉइंट आपको एक ध्यान में रखना है। क्रेडिट कार्ड लेके ये मत करने लग जाना कि फोमो में परचेजेस कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देखा, इसने खरीद रखा है तो मैं भी खरीद रहा हूँ। मैं तो एक्सप्लॉइट करता हूँ, मैं तो वर्ड ही यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, वो थोड़ा छोटा वर्ड हो जाएगा। मैंने अपना सारा खर्चा क्रेडिट कार्ड पे डाल दिया, A to Z, जितना मेरा पर्सनल खर्चा है। अब शायद इन्होंने स्कूल फीस पे बैन लगा दिया है कि स्कूल फीस पे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मैंने बच्चों की स्कूल फीस क्रेडिट कार्ड से पे करी है, बट आई मेक इट श्योर कि मैं उनकी पेमेंट कभी मिस नहीं कर रहा हूँ। क्यों मिस नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये इंटरेस्ट लगाते हैं, और इंटरेस्ट लगाते हैं ये 3% पर मंथ, यानी लगभग 36% पर एनम से। और खास बात यह है कि उस इंटरेस्ट पर जीएसटी भी लगाते हैं। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इज द ओनली इंटरेस्ट जिसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। अदरवाइज आप बैंक से अगर लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, उस पर जीएसटी नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी भी है, राइट। एंड जस्ट अभी यहाँ आने से पहले मैंने नया क्रेडिट कार्ड एक और अप्लाई किया, ओह माय गॉड, क्योंकि उस पर ट्रैवल बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे थे। तो वाई मतलब अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है और सामने से बैंक वाले दे रहे हैं, हम कोई इलीगल तरीके से थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, तो लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। और क्या दिक्कत है? बल्कि इसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। मैं तो साफ बोल के जा रहा हूँ आपके शो पे, भाई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, बट उसे जुडिशियसली यूज़ करना सीखो। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे कोई ऐसा खर्चा पाल लें या ऐसा खर्चा कर लें जो आपको नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको क्रेडिट कार्ड पे ऑफर आया कि भाई नो इंटरेस्ट ईएमआई बन जाएगी आपकी, तो वो काम मत कीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके आ गए हो कि भाई क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई मेरी बन गई थी। एक और यूसेज मैंने क्रेडिट कार्ड का रिसेंटली देखा, बड़ा ऑड सा यूसेज था, बट मुझे उस दिन अच्छा लगा कि ये भी काम हो सकता है। सो मेरे नोन में एक व्यक्ति हैं, उनके घर में किसी की तबीयत खराब हुई, तो वो एडमिट हुए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में एडमिट होते समय वो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ में पता चला कि ये कैशलेस नहीं है। फर्स्ट दे हैव टू पे, और उसके बाद वो क्लेम करना पड़ेगा। तो उन्होंने हॉस्पिटल में वो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया। कैशलेस नहीं है, जब तक वो क्लेम आएगा तब तक हम क्रेडिट कार्ड से पे कर दें। तो एक ये यूसेज मुझे पता चला। इसके अलावा मैं तो बहुत रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि भाई कोई भी, बस ये ना हो कि पॉइंट्स कमाने के चक्कर में खर्चे नहीं करने। ऑप्टिमाइज करना सीखिए। आपका अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो खर्चा नहीं करता होगा, तो जो भी व्यक्ति खर्चा करता है, अगर वो अपने एक्सपेंस पे 1%, 2%, 3%, 5% तक का रिटर्न ले सकता है, वाई नॉट?
ट्रू ट्रू। आई हैव अ फीलिंग कि कमेंट में पक्का कोई ना कोई पूछेगा, सर ने वो क्रेडिट कार्ड का नाम तो बताया नहीं, एंड हाँ। डेफिनेटली इस चीज़ पे मैं कमेंट्स तो देखो, आएंगे। इस वीडियो में मैं बोल सकता हूँ कि ये इनकी प्रॉब्लम है कि क्रेडिट कार्ड का नाम नहीं बताने दे रहे। वैसे मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया और उसके लिए भी बहुत परेशान करते हैं। 1-2 वीडियो मैंने शायद कुछ क्रेडिट कार्ड्स का नाम लिया था, बट बड़ा ही अमेजिंग दुनिया है क्रेडिट कार्ड्स की। जिसको समझ आ गया वो उसके मजे ले रहा है, जिसको नहीं आया वो उससे परेशान हो रहा है। Initially you were not very into this concept of credit cards, तो what was the fear factor कि किस किस चीज़ों का आपको डर लगता था कि यार इसलिए मैं नहीं यूज़ करना चाहता? ऐसा होता है ना कि मेरे फादर ने यूपीआई अभी यूज़ करना शुरू किया। ओह। क्यों, मैं आपको बताऊँ, सबके मन में ना कुछ कुछ डर और कुछ, अगेन नो वन इज़ क्रेजी, हर कोई अपने थॉट प्रोसेस से आ रहा होता है। बिल्कुल। मुझे लगता था क्रेडिट कार्ड लूँगा कहीं गलत यूज़ हो गया, या कहीं मैं ज़्यादा खर्चा करने लग गया उससे। मैं बड़ा कंजर्वेटिव होकर चलना चाहता था। बट जब मुझे पता चला कि यार जो मेरे खर्चे हैं उसी को मैं करके पॉइंट्स कमा सकता हूँ, और उससे मैं फिर होटल्स और फ्लाइट्स एंड व्हाट नॉट, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट। मेक सेंस। तो अब एक सिचुएशनल क्वेश्चन है आपके लिए। हम्म, अज्यूम करते हैं कि आप नीरज अरोड़ा नहीं हैं, ठीक है जी, ठीक है? आपका नाम है अमित, ठीक है जी। एंड आप एक आईटी स्टूडेंट है, आपकी अभी अभी एक जॉब लगी है, हम्म, you're earning a very decent salary of 30,000 rupees per month, हम्म, and you're not a CA, by the way. So in हाँ, मैं situation IT वाला में, हूँ, yeah, ठीक है। so you have no knowledge of your CA journey. अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी होती, राइट, या आपको नीरज अरोड़ा से गाइडेंस मिलती कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहा हूँ, तो व्हाट आर द थिंग दैट यू वुड हैव डन फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि 30,000 इज़ नॉट अ डिसेंट सैलरी, राइट? क्योंकि इसी पे आपको ट्रोल भी किया जाएगा कमेंट्स में, आई एम ओह माय श्योर, राइट? गॉड, एंगेजमेंट। हाँ, तो मैं सबसे पहले यही सोचता कि मैं अपनी एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाऊंगा, राइट? क्योंकि 30, पता है ये कहना बहुत आसान है कि एक रूल बना दिया 5% इन्वेस्ट कर लो, 10% ये कर लो, बट आप जो 30,000 रुपये कमा रहा है, और डिपेंडिंग अपॉन और क्या फैक्टर्स हैं, उसके लिए इसमें से पैसे निकाल पाना, मैं ये नहीं बोलूँगा नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है, राइट? तो मेरा एज अ पर्सन जिसने अभी भी जॉब शुरू करी है, मैं पूरी कोशिश करता मैं अपने आप को अपस्किल करूँ, मैं पूरी कोशिश करता मैं एटलीस्ट अपने बेसिक चीज़ें सॉर्टेड रखूँ। बेसिक में क्या क्या आ गया, वन इज़ एक्टिव इनकम इंक्रीज करने की कोशिश करता, रिस्क को मैं सबसे पहले कवर करता, मेडिकल इंश्योरेंस जो मैंने सारी बातें बताई थी, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड, एंड मेरा पूरा फोकस रहता कि कैसे मैं आने वाले 3-4 साल में 30,000 को 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। शायद मैं फेल हो जाता, लेकिन 90,000 तक पहुंचता या 60,000 तक पहुंचता, मेरी पहली कोशिश ये रहती, राइट? एंड उसके बाद अपना सिंपल प्लान। बहुत लोग पूछते हैं अपनी सैलरी का कितना % इन्वेस्ट करूँ, काश ऐसी कोई परसेंटेज होती तो सभी उतना ही करने लग जाते। आप बैठ के सोचिए कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं, राइट? आपको बैठ के बोलते हैं ना, जूता पहनने वाले को पता होता है जूता कहाँ चुभ रहा है। बाहर से तो सबको लग रहा होता है हाँ ये पैर हिला रहा है, लेकिन उसको पता है ना अंदर से कहाँ पे जूता चुभ रहा है, जूते में क्या चुभ रहा है। तो आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हो, और वो सारा अमाउंट उठा के आफ्टर योर रिस्क कवरेज, मेडिकल, लाइफ एटसेट्रा, आप वो सारा अमाउंट उठा के इंडेक्स फंड और कुछ एक्टिव फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। वो बेस्ट तरीका है। कोई परसेंटेजेस के चक्कर में पड़िए, कोई ये वीडियोस मत देखिए जहाँ पे आपको रूल ऑफ थंब बताए जा रहे हो। रूल ऑफ थंब, फिर पर्सनल फाइनेंस रह क्यों गया, फिर पर्सनल वर्ड क्यों, फिर तो फाइनेंस बोल दो, राइट? तो आपको, कोई भी अगर यंगस्टर है जिसने अभी अपनी जॉब शुरू करी है, सबसे पहले मैं यही मोटिवेट करूँगा कि थिंक अबाउट कि आप कैसे अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा सकते हैं, आप कैसे अपना इनफ्लो बढ़ा सकते हैं। देन थोड़ा सा ये बात मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी करियर के शुरू के 5-6 साल में बहुत कंजूसों की तरह जीना चाहिए, क्योंकि ये शुरू के 5-6 साल में आप जो पैसा, चाहे कितना ही छोटा पैसा हो, ये जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग, सबसे ज़्यादा ग्रोथ, सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको इसी पैसे पे मिलने वाले हैं। लोग सब ये बोल के जाते हैं कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर, 8th वंडर, 8th वंडर 9th वंडर के बिना बेकार है, और 9th वंडर है टाइम, पेशेंस। तो जब तक आप पैसे को समय नहीं देंगे ना, कर लो कंपाउंडिंग कितनी करनी है आपने, वो बढ़ेगा ही नहीं, राइट? तो आप अपने करियर की शुरुआत में अपने अपस्किलिंग पे ध्यान दीजिए, अपस्किलिंग के साथ साथ अपने बेसिक रिस्क वाली चीज़ें सॉर्टेड रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो आप बचा सकते हैं, कोई परसेंटेज के चक्कर में मत पड़िए। कोई 2 लाख रुपए महीना अगर कमा रहा है और मैं उसे बोलूँ भाई तू 20% सिर्फ इन्वेस्ट कर, बेवकूफ़ हूँ मैं भी और वो भी है जो 20% कर रहा है। अरे भाई भर के पैसा इन्वेस्ट करेगा, तेरे ऊपर कोई खर्चा नहीं है, तो जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो करिए, एंड करियर की शुरुआत के 5-6 साल में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्टिंग अपनी शुरू कर रहे हो तो आपको अपना रिस्क का आइडिया होना चाहिए, राइट? बट वो असेसमेंट कोई भी न्यू इन्वेस्टर करे कैसे कि ये पॉसिबल रिस्क हैं जो मेरे इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, तो हाउ डू यू बिगिन दैट प्रोसेस? मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क
अगेन मैं मॉर्गन हाउसल को कोट करूंगा, मेरे फेवरेट ऑथर है वो बोलते हैं रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। ओके। रिस्क वो होता है जो आपको दिखता नहीं, जो दिख गया वो रिस्क का है, उसके लिए तो आप 100% श्योरिटी से प्लान कर सकते हो, राइट। रिस्क क्या है ना कि अभी खासकर अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स को देखेंगे जिन्होंने शायद 2020 जून या जुलाई उसके बाद से इन्वेस्टिंग करनी शुरू करी है, वो इस समय उस वाले मोड में है। जैसे अभी एक वेब सीरीज आई थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिसमें वो बड़े स्टाइल से चलते हुए जा रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उन्हें, या मैं दूसरा डायलॉग कोट कर देता हूँ कि कभी कभी अपन को लगता है पुनिच भगवान है, क्योंकि जब से उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाए जा रही है, उन्हें लगता है दिस इज द ओनली डायरेक्शन, राइट। तो आप असली रिस्क को ना, सच बताऊं तो आप असली रिस्क को आप, मैं आपको बता भी दूंगा, आप फील नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जिसने 2008 में फॉल देखा है वो रिस्क को फील कर सकता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती होंगी जब मैं 2008 बोलता हूँ। जिसने 2020 का फॉल देखा है कि निफ्टी आपको 7800 के लेवल्स पे दिख रहा है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती होगी। आप सुन के ऐसे सोचो हो जाता होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कोविड की, शायद आने वाली जनरेशन नहीं समझ पाएगी कोविड के टाइम पे क्या हालात थे हमारे, राइट। वो पढ़ेंगे ठीक है जी ऐसा हो गया था और बहुत लोग जो है परेशान हो गए थे, जॉब चली गई थी, बट क्या वो उस इंटेंसिटी से फील कर पाएंगे? आंसर इज नो। मुझे लगता है कि असली रिस्क आपको तभी दिखेगा, तभी आपको समझ आएगा जब आप उसको एकदम सामने से देखेंगे। दूसरी बात, एक तरह का रिस्क हमको हमेशा समझ के चलना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आप जो भी कर रहे हैं ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। मार्केट्स नीचे भी जाती हैं, म्यूटेड भी रहती हैं। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे भी जाती हैं और म्यूटेड भी रहती हैं। अगर आप इसको समझते हैं तो आप अपने आप ही थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मार्केट हमेशा लॉन्ग रन में ऊपर ही जाती रहती हैं, वहाँ पे आप रिस्क को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप ये समझ के चलिए, बेसिक चीज़ समझ के चलिए। अगर इसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूँ, what is equity investing? Actually, what is equity investing? Equity investing is actually investing in business. अगर मैं X बैंक का Y कॉर्पोरेशन का एक शेयर लेता हूं तो मैं उस कॉर्पोरेशन का, उस कंपनी का एक बिजनेस ओनर बन रहा हूँ, शेयर होल्डर बन रहा हूँ। एंड बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। कुछ भी हो सकता है, कल को आपको कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है, कल को कोई रेगुलेशन आ सकता है, कल को हो सकता है कि आप आउट ऑफ फैशन चले जाए आपका प्रोडक्ट, राइट। तो वो रिस्क आपको समझना पड़ेगा कि आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग द बिजनेस रिस्क। तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट क्या है। शेयर्स बाय करना इज नॉट लाइक कि आपने जाके कोई कमोडिटी बाय करी है। शेयर्स बाय करना कि आप एक बिजनेस की हिस्सेदारी बाय कर रहे हैं। और अगर आप बिजनेस के रिस्क को समझते हैं तो स्टॉक मार्केट के रिस्क को भी समझिए कि जैसे बिजनेस फ्लॉप हो सकते हैं, वैसे बिजनेसेस भी, वैसे आपका स्टॉक मार्केट जो है वो भी फ्लॉप हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इतने रिस्क हैं, there's a lot of volatility also, but despite of all of this we're seeing record inflows, SIP के हर महीने 25,000 करोड़ की SIP we're seeing in the country. So do you think कि this is more of that bandwagon thing कि हर कोई कर रहा है तो नए इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, या ये कुछ सस्टेनेबल मोमेंटम है कि over the next few years we'll see कि ये ट्रेंड ऐसे ही रहेगा एंड इन्वेस्टर्स बढ़ते जाएंगे? मेरा पर्सनल मानना ये है, मैं कोई मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि दो तरह के लोग हैं। नंबर 1, जिनको समझ आ गया इक्विटी इज द ओनली वे। नंबर 2, जो ब्रांड वैगन वाले हैं कि भाई चलो भाई अब तो इसी गाड़ी में सवार हो गए और चल रहे हैं हम लोग, राइट। जो भी हो रहा है ओवरऑल स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो रहा है। जो अभी नए आ रहे हैं वो 1-2 झटके के बाद सीख जाएंगे। जो सीख चुके हैं वो तो रिलैक्स होकर इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। उनको पता है कि मैं एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके बैठा हूँ और लॉन्ग रन में, लंबे समय में अगर सही कंपनी सिलेक्ट हुई है तो वो ऊपर की तरफ जाती है लंबे समय में। शॉर्ट रन में तो कुछ भी हो सकता है, राइट। जो नए आए हैं वो सीख जाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ये अभी और लोग आना बाकी हैं। अवेयरनेस, आप देखिए अवेयरनेस की स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ड्यू टू सोशल मीडिया ओनली, राइट। आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स, क्या नहीं बन रहा है। तो अगर आप सही जगह से अवेयरनेस ले रहे हैं, कोर्सेज, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो डेफिनेटली और लोग, मुझे लगता है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट बनेंगे और मार्केट के रिटर्न का मज़ा उठाएंगे। राइट। अब हम नेशनल लेवल की चीज़ की बात करें, एक चीज़ और मैंने न्यूज़ में बहुत देखी है, एंड दिस लाइक सो मच पैनिक इज बीइंग क्रिएटेड अराउंड दिस, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड आपसे कि ये चीज़ जस्टिफाइड है या नहीं। सो व्हेनेवर आई लुक एट न्यूज़ और व्हाटएवर, पीपल आर सेइंग कि FIIs आर सेलिंग देयर स्टेक्स, DIIs आर बाइंग स्टेक्स, वो पूरी इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। बहुत बज़ है अराउंड दिस एंटायर FII वर्सेस DII थिंग। तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, तो अगेन थोड़ी सी साधारण शब्दों में कि FII और DII होते क्या हैं, एंड ऑल्सो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को इस चीज़ से कोई इम्पैक्ट पड़ता भी है? क्या उनको डरना चाहिए कि यार FII सेल कर रहे हैं? अगर आपने सोच समझ के इन्वेस्ट किया है, आप फिर से उसी बात पे आते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। आपने
एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उसकी फिलॉसफी और आपकी फिलॉसफी मैच करती है, उसका फंड मैनेजर अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है, तो आपके लिए सब कुछ जो है एक नॉइस है। आपको इसको सिर्फ एक ही मंत्र है इसका, ओम इग्नोराय नमः। ओके कुछ नहीं करना आपने, इसको सिंपल इग्नोर करते हुए चलिए। ये सब चीज़ें सुन के अगर आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तो मतलब ये आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना बाकी है। ओके FIS कुछ भी बेच ले, कितनी भी क्वांटिटी बेच ले, एक टेम्परेरी प्रेशर आएगा। आप एक बात समझ लीजिए, लंबे समय में किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस किसको फॉलो करता है? सिर्फ उसके प्रॉफिट्स को फॉलो करता है। अगर उस कंपनी ने परफॉर्म किया, उस कंपनी ने आगे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, उस कंपनी ने आगे मार्केट कैप्चर करी, वो अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना पाई, उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। अगेन रीजनेबल एश्योरेंस है इस बात की। अगर आपने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, अब FII कुछ कर ले, DII कुछ कर ले, कोई कुछ करता रहे, अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लॉन्ग रन में आपको उसके रिटर्न देखने को मिलेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब इसकी न्यूज़ बनानी है तो मैं रोज़ शाम को बैठ के एक वीडियो कर सकता हूँ इसके ऊपर, राइट? एंड लोग करते भी हैं शायद से। सो माई पॉइंट इज, ये सब बातें एक रिटेल इन्वेस्टर को सोचनी नहीं चाहिए। वो अपने काम पे फोकस रखे और बाकी पैसा अपने फंड मैनेजर्स के साथ रखे और उसे ग्रो होने दे। बिल्कुल मेक सेंस। आई थिंक अगेन बिकॉज एवरीवन वांट्स मोर व्यूज एंड XYZ, तो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन और क्लिकबेट बहुत ज़्यादा Exactly. हैज़ बिन स्प्रेड, राइट? Exactly. एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जस्ट पैनिक अ लॉट। तो सर पर्सनल फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जो कि करंटली बहुत पॉपुलर हो रहा है, विच इज़ रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट? एवरीवन इज स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट इट एंड बहुत वी हैव ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ वीडियोज अराउंड इट। तो मैं आपका टेक लेना चाहूँगी कि कोई इंसान अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कब करे एंड कैसे करे, एंड व्हाट आर द स्टेप्स दे कैन टेक टू गेट दैट कॉर्पस? तो एक कोट है, मैं बुक का नाम बोल रहा हूँ, शायद मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से कोट है, या थिंक एंड ग्रो रिच से शायद कोट होगा, नेपोलियन हिल की बुक है। अवेयरनेस प्रिसीड्स चेंज, अवेयरनेस प्रिसीड्स चेंज। तो चेंज से पहले अवेयरनेस आती है। और मेरे को ये अवेयरनेस कैसे आई, मैंने एक ऐसे ही बहुत बड़े जो हैं वो स्टॉक मार्केट के मेंटोर बोलूँगा मैं उनको, तो मैं उनके साथ बैठा था, उन्होंने मुझे एक्सेल दिखाया पहली बार, राइट? और एक्सेल पे उन्होंने दिखाया कि क्या क्या हो सकता है, आपको रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड है। उन्होंने सिंपल मेरे घर का खर्चा पूछा, उसे 8% से इन्फ्लेट किया और 40 साल बाद वाला फिगर दिखाया। मेरे तो आंसू निकल गए। मैंने कहा यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, राइट? तो मैंने कहा ठीक है सर मैं चल रहा हूँ, मेरा हो गया, राइट? फिर उन्होंने बोला बैठ, अब मैं तेरे को बताता हूँ यहाँ तक पहुँचना कैसे। फिर उन्होंने सिंपली बताया कि देख हमारे पास यही एसेट क्लास होती है, इस एसेट क्लास में 12% तक का रिटर्न है, इसमें 9% तक का रिटर्न है, इसमें 6% का रिटर्न है। उस समय FD 6% के आसपास देती थी। तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये कॉर्पस डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद आपको एक अमाउंट पर मंथ डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपने हर महीने इन्वेस्ट करना है। एंड इट कैन बी ईजिली डन। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, मैंने खुद फील किया, अगर मैं एक्सेल पे किसी को नंबर दिखाऊं तो सबसे पहले तो झंडा लेके आएंगे कि एक्सेल पे तो हर कोई अमीर बन जाता है। मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा कि आप एक्सेल पे अमीर बनोगे, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट अवेयर तो बनो कि आपको क्या अमाउंट चाहिए। जो क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या कॉर्पस चाहिए, तो वो कॉर्पस आपको बैठ के एक बार, और मज़े की बात यह है कि पर्सनल फाइनेंस में जो भी 100% एक्यूरेसी से बोल रहा है वो तो 100% गलत है। ये शायद मैंने ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, बट पॉइंट ये है कि आपने हमेशा ना प्रोबेबिलिटी में बात करनी है। तो मैं मेरा कॉर्पस निकला मान लो 7 करोड़ का, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 7 करोड़ पे ही रिटायर होऊंगा। मैं 6 पे भी हो सकता हूँ, मैं 5 पे भी हो सकता हूँ, मैं 8 पे भी हो सकता हूँ, और शायद मेरा कॉर्पस 8 भी बन जाए, 9 भी बन जाए, या शायद 4 भी रह जाए। लेकिन आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रक्चर है, यस कि ये अमाउंट मुझे लगभग इतना अमाउंट चाहिए होगा। वो अमाउंट आपको एक बार एक्सेल पे निकाल के देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपको फिर क्या करना है, आपको देखना है कि वहाँ तक सिंपल फॉर्मूलेज हैं, PMT का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। इन 3 फॉर्मूला से आप कमाल कर सकते हो एक्सेल के ऊपर। आजकल कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं, राइट? तो आपने वो सिंपल देखना है कि मेरा कॉर्पस कितना रिक्वायर्ड है, मुझे पर मंथ कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, दैट्स इट। इससे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट चल गया ना फायर के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, तो मैंने 6 महीने के लिए करके देखा है कि मैं 6 महीने कुछ नहीं करूंगा जी, मेरा हो गया। आई अचीव दिस एट द एज ऑफ 32। आई डिसाइडेड, मैंने अपने ऑफिस में बोल दिया मेरा कोई बैच लॉन्च मत करना, कुछ मत करना, मैं चिल मोड में रहने वाला हूँ। अब हुआ क्या कि 6 महीने बाद मैं परेशान होने लग गया कि मैं करूँ क्या। तो फायर से पहले ये जान लो कि आपने अगली रिटायरमेंट के बाद करना क्या है। आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। मेरे टीचर हैं अजय जैन सर, उनका पर्पस मुझे समझ आता है आज क्या था। उन्होंने शायद 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली थी, राइट? उन्होंने अपने यहाँ पे वर्ल्ड मैप बना रखा है, और जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पे वो डॉट डलवाते जाते हैं, राइट? तो उनके पास एक पर्पस है, वो सैक्सोफोन बजाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, राइट? शायद मेरे पास उस समय वो पर्पस नहीं था, और मुझे समझ आया कि मेरा पर्पस शायद पढ़ाना ही है।
तो मैं रिटायरमेंट के बाद अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी एक रिटायर अर्ली वाली लाइफ ही जी रहा हूँ, बट मैं उसमें अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, राइट। बट ये क्लैरिटी माइंड में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिटायर होकर करने क्या वाले हो। अगर ये क्लैरिटी नहीं है, कॉर्पस माइंड में है लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है, तो भी आप बहुत सारे पैसे के साथ परेशान हो सकते हो। एंड बड़ा ही काउंटर इंट्यूटिव है, आप बहुत सारा पैसा कमाने के बाद ये ज़रूर समझते हो कि पैसा कमाने के बाद भी ऐसी रातें आ सकती हैं जिसमें आपको नींद ना आए। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी अपने साथ साथ सॉल्व करना है। आई होप मैं आप समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, वो सारी सॉर्ट होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट ही सॉर्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी बहुत सारे और भी लाइफ के एस्पेक्ट हैं वो भी सॉर्ट होने चाहिए। नाउ कॉर्पस वाला पॉइंट ये है कि सबको कॉर्पस निकाल के देखना चाहिए, और उस कॉर्पस तक पहुंचने का एक रफ प्लान आपके माइंड में होना चाहिए, एक रफ प्लान। आप एग्जैक्ट प्लान मत बनाओ, एग्जैक्ट होगा भी नहीं। एक और जो ट्रोलिंग होती है जिस बात पे, अब मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि देखो आपके पास ना आज से 30 साल बाद 7 करोड़ रुपए होंगे, तो एक और झंडा लेके भाई साहब आ जाएंगे कि 7 करोड़ की वैल्यू क्या होगी 30 साल बाद, क्या होगी। मैं उसे एक सिंपल बात बोलना चाहता हूँ कि जिसने सन 2000 में अपनी प्लानिंग शुरू करी थी और आज 2024 में उसके पास अगर 7-8 करोड़ रुपए हैं, तो क्या वैल्यू नहीं है 7-8 करोड़ रुपए की? बिल्कुल है। और कभी भी आप इस कैलकुलेशन में फंस जाएं, कोई भी ऑडियंस से सवाल पूछता है या ऑडियंस खुद भी अपने आप से सवाल पूछता है, आपको सिंपल बात देखनी है, क्या आप 7-8% की इन्फ्लेशन को बीट करके उसके ऊपर कुछ रिटर्न बना पाए? अगर हाँ, तो आप मत सोचो क्या वैल्यू होगी, वैल्यू होगी, पक्की बात है, राइट। आपको नहीं सोचना है कि भाई मान लो आप 7% से बढ़ाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो क्या अमाउंट आ रहा है, और आप उसे 12% से बढ़ा रहे हो तो क्या अमाउंट आ रहा है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा इस अमाउंट में, और अगर आप 7% को बीट कर पा रहे हो, यू आर गुड टू गो, आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है, आप आसानी से रिटायर हो पाएंगे। रिटायरमेंट के बाद वाली लाइफ भी पहले से प्लान करके रखिए कि आपने करना क्या है, आपने खेती करनी है, आपने वर्ल्ड घूमना है, आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आपने और अपने किसी चीज़ को फॉलो करना है, तो वो चीज़ की भी क्लैरिटी अपने माइंड में ज़रूर रखिए। आई थिंक पीपल फॉरगेट कि रिटायरमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट खाली बैठना, देयर इज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल things that affect you post retirement also. आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। अगर मैं आज बोल दूं ना कि मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ और मैं बस अपने घर पे बैठूंगा, तो आज मेरे पास जितने लोग मुझसे बात करने आते हैं, मैं बोलूंगा, मैं बोलेंगे नहीं, राइट। तो जब तक आप काम करते रहते हो आपकी बात की वैल्यू भी रहती है। ये मुझे बताया था रवि हांडा जी ने। तो रवि हांडा जी शायद पता नहीं आपके चैनल पे भी आए हैं, नहीं आए हैं अभी तो नहीं, बट वी विल डेफिनेटली इनवाइट हिम। मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था, तो ही इज़ वन ऑफ द अर्ली रिटायरी, राइट। एंड उन्होंने बोला कि यार थोड़ी बेइज्जती हो जाती है बस कहीं कहीं पर, राइट। तो वो बड़ा खुल के बात करते हैं, एंड मैंने उनसे बात समझी, मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, वैल्यू अपनी बना के रखेंगे। आपको इस फाइनेंशियल स्पेस में कितना टाइम हो गया है? फाइनेंशियल स्पेस में मैं बोलूँगा 2018 में शायद मैंने पहली बार वीडियो डाला होगा। मेरा फर्स्ट वीडियो था इंडेक्स फंड पे, ओके, एंड उस पर कुछ मिलियंस में व्यूज़ हैं, आई थिंक 3 या 4 मिलियन व्यू हैं शायद उसके पास, शायद 3 होंगे, मैंने देखा ही। और वो चैनल भी मैंने छोड़ दिया, मैंने बहुत सारे चैनल्स मैंने बनाए और छोड़ दिए। तो और मज़े की बात पता है, मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि मैं बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड पे चलता हूँ, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, मसाला। इसलिए मैंने वो चैनल बंद कर दिया, क्योंकि मैंने जो बताना था मैंने बता दिया, आज से 6 साल पहले बता के छोड़ दिया, एंड आई फॉलोड इट। मैंने अगर किसी को बोला कि आप सबको इंडेक्स फंड के बारे में सीखना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने खुद उसमें करोड़ों रुपए लगाए हैं इंडेक्स फंड के अंदर, और वो मेरे रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। एंड यहीं से मेरी एंट्री हुई, मैंने किसी से सीखा, आज भी सीख रहा हूँ। बट जब मैंने पहली बार इंडेक्स फंड के बारे में सुना था तो मैं तो बेहोश हो गया, मैंने कहा ये तो जादू है। इट इज़ जस्ट लाइक इन्वेस्टिंग इन दी ग्रोथ ऑफ इंडिया। एंड एग्जैक्टली, मैंने तो उसके बाद एक लाइन बनाई है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जितना रिटर्न निफ्टी 50 दे रहा है, उतना रिटर्न कमाना हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो आपको अपना राइट नहीं पता है। बिल्कुल। क्यों है जन्मसिद्ध अधिकार? व्हाट इज निफ्टी 50? निफ्टी 50 इज अ कलेक्शन ऑफ टॉप 50 कंपनीज अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप, राइट। अब वो टॉप 50 कंपनीज में मैं अगर 50 के 50 के नाम ले दूं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आई एम 100% श्योर सब उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सब, डेफिनेटली, राइट। बैंकिंग से लेके टेलीकॉम से लेके एफएमसीजी, ईच एंड एवरीथिंग। इन कंपनीज का स्टॉक प्राइस बढ़ता है तभी निफ्टी 50 ऊपर बढ़ता है। एंड अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक प्राइस क्यों ऊपर बढ़ता है। स्टॉक प्राइस तभी ऊपर बढ़ता है जब उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, और इनके प्रॉफिट्स कौन बढ़ा रहा है? बैठ के हम लोग, हम बढ़ा रहे हैं, वी आर दी कंज्यूमर्स। तो हमारी हिस्सेदारी है इनके प्रॉफिट्स में, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो हम बेवकूफ़ हैं। तो वो ये बात जब मुझे समझ आ गई इतनी सी कि यार ये तो मेरा हिस्सा है और मैं ही नहीं ले रहा हूँ, तो उस दिन मुझे मेरी जर्नी जो है फाइनेंशियल जर्नी में बोलूँगा कि शुरू हुई 2017-18 से। ओके, तो ऑलमोस्ट 6-7 साल आपको होने वाले हैं, राइट। इन 6-7 सालों में आपकी फाइनेंशियल जर्नी में मिस्टेक्स क्या थी जो आप चाहते हो कि लाइक अदर्स दैट लिसन टू दिस पॉडकास्ट डोंट मेक इन देयर ओन जर्नी? मुझे लगता है कि
मैं बहुत लेट मैंने इन्वेस्टिंग करनी शुरू करी, प्रॉपरली सीख के जो मैंने Okay. इन्वेस्टिंग करनी शुरू करी वो बहुत लेट थी। हम्म, बट वो गलती कॉम्पनसेट कैसे हो गई, मेरी एक्टिव इनकम की वजह से, क्योंकि मेरी एक्टिव इनकम हायर साइड पे थी। तो मैं 4-5 साल में ही बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाया, या 2017 से लेकर आज तक मैं बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाया बिकॉज ऑफ माई हायर साइड एक्टिव इनकम। ओके। अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई आपको क्या करना चाहिए, तो आपको डे 1 जब आपके हाथ में पैसा आता है आपको तब से इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए, चाहे 100 रुपये हो चाहे 500 रुपये हो, बट अपस्किल जरूर करना। ऐसा ना हो कि अपस्किल वाला पैसा भी आप यहाँ पे लगा रहे हो, राइट? तो आप अपस्किल करने के बाद जो भी आपका पैसा बच रहा है आप उसे डे 1 से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। जैसे मैंने बताया कि करियर की शुरुआत में आप जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न उसी पैसे पे बन के मिलने वाला है, क्योंकि कंपाउंडिंग को समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक यही लगती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मिस्टेक्स करी हैं। एंड कहते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती। तो ठोकरें अभी भी खा रहा हूँ और धीरे धीरे सीख रहा हूँ। एक अच्छी चीज़, एक लकी फैक्टर क्या रहा कि कोई भी मिस्टेक डिजास्ट्रस नहीं निकली। ऐसा नहीं हुआ कि किसी मिस्टेक की वजह से मैं फाइनेंशियली जीरो हो गया। हुई मिस्टेक्स, स्टॉक्स में भी हुई, म्यूचुअल फंड में भी अभी तक कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक नहीं हुई, बट हाँ मुझे लगता है कि ETF में हुई मुझसे मिस्टेक्स, राइट? इंश्योरेंस में हुई मुझसे मिस्टेक, मेडिकल इंश्योरेंस में हुई मुझसे मिस्टेक, FDs में हुई मुझसे मिस्टेक, एंड नो प्रॉब्लम। मिस्टेक्स से आप सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, सीखें। और लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ओनली। तो आप दूसरों की मिस्टेक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत लेट इन्वेस्ट करना शुरू किया, राइट? इंश्योरेंस की मिस्टेक मेरे फादर साहब ने मुझे गिफ्ट में दी थी। कैसे गिफ्ट में दी थी कि मुझे तो टर्म इंश्योरेंस लेना था, लेकिन पहले से जो इंश्योरेंस चला रहा था वो जो डिफरेंट प्लान्स होते हैं जिसमें 6-7% का रिटर्न मिलता है, तो वो वाला इंश्योरेंस मेरे फादर ने करवा रखा था, राइट? FDs में मैंने बहुत पैसा रखा। आई ऑलवेज यूज टू ओवर एस्टिमेट माई लिक्विडिटी। FDs बुरी नहीं है, FDs बिल्कुल बुरी नहीं है। मैं एक बार बात कर रहा था सौरभ मुखर्जी से, जो बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं, राइट? तो उनसे मैं बोल रहा था सर FD कितनी बुरी होती है, और ये मतलब ऐसे हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने बोला भाई देख, आप अपने अपार्टमेंट के जो चौकीदार हैं आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जाके पूरी सिटी का क्राइम रोक लेगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। उससे एक्सपेक्ट ये करो कि आपके अपार्टमेंट में कोई अनऑथराइज व्यक्ति नहीं आएगा। तो FD से आप एक्सपेक्ट करो कि वो आपको लिक्विडिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी देंगे, आपके इमरजेंसी फंड के लिए, आपके इमीडिएट फंड्स को पार्क करने के लिए यूज होंगी। बट मैं क्या करता था, मैं लिक्विडिटी को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करता था कि नहीं यार इतना पैसा चाहिए हो सकता है, तो FDs में ही रखते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, एंड मैं चाहूँगा कि मेरी जो मैंने मिस्टेक्स यहाँ पे बोली हैं प्लीज़ उनसे सीखिए। मैंने क्रेडिट कार्ड बहुत लेट यूज़ करना शुरू किया, दैट वाज अ मिस्टेक। पता नहीं कितने पॉइंट्स मेरे एक्सपायर हो गए होंगे, राइट? जबकि मैं उनको कैश में भी कन्वर्ट कर सकता था कि एक पॉइंट का शायद 30 पैसे या 25 पैसे मिलता है, राइट? तो लाखों पॉइंट्स ना समझ रहे, 1 लाख पॉइंट्स का आपके पास 25,000 रुपये आराम से आ जाता। तो वो मुझसे पॉइंट्स बहुत बार एक्सपायर हुए होंगे, मैंने देखा भी नहीं, इसलिए नहीं देखा कि बहुत फिर गिल्ट होगा कि कितना पैसा जो है वेस्ट हो गया। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं। एंड मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ कि एक ना अपना स्ट्रक्चर बनाइए कि मिस्टेक होंगे, मिस्टेक से आप बच नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट एस्केप। गलतियां होती रहेंगी। नंबर 1, बहुत बड़ी गलती होने से अपने आप को बचाइए। अब बहुत बड़ी गलती होने से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? देयर इज ओनली वन वे टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम बिग मिस्टेक्स, एंड दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपेयर कीजिए। अब प्रिपरेशन कैसे होगी? प्रिपरेशन का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज कैसे आएगी? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज का स्टेप 1 है, यू शुड रीड गुड बुक्स, यू शुड लिसन टू गुड पॉडकास्ट, यू शुड सिट विद पीपल जो एक्सपीरियंस में आपसे बहुत बड़े हैं। आप उनसे उनकी गलतियों सीख सकते हैं, उनसे लर्निंग ले सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के बाद यू शुड लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज इन योर जर्नी, और तब जाके आप अपने आप को मिस्टेक से बचाने के लायक बन पाएंगे। बड़ी मिस्टेक से बचाने के, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहेंगी फॉर श्योर। या आपने ETF में भी कुछ गलती गई थी, कैन यू टॉक अबाउट ETF में क्या हुआ? मैं कभी कभी बहुत केयरलेस हो जाता हूँ। एंड क्या हुआ कि एक सेक्टोरल ETF में, मैंने बोला मैं सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बस ऐसी, और बहुत छोटा अमाउंट, मेरे पोर्टफोलियो का 0.00 समथिंग % अमाउंट होगा, ऐसी जस्ट टू टेस्ट के क्या होता है। एक दिन वो सेक्टोरल ETF बहुत गिरा हुआ था, मैंने कहा वाओ बहुत गिरा हुआ है, इन्वेस्ट कर देते हैं। मेरी मिस्टेक क्या रही, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया? वो बहुत तो गिरा हुआ है, लेकिन वो साल में ही 70-80% ऊपर जाके 5% गिरा है, तो मतलब वो अपनी पीक पे ही था, राइट? तो मैंने एक छोटा सा अमाउंट ऐसे इन्वेस्ट कर दिया, चेक नहीं किया। मैं पढ़ा रहा था, क्लास ओवर हुई, मैंने देखा अच्छा 5% डाउन है, चलो भाई खरीद लेते हैं। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड चेक करने बैठा तो आई वाज लाइक ये तो गड़बड़ हो गई है, बट कोई बात नहीं, हो जाता है। एंड आई लर्नड फ्रॉम इट। अब मैंने उसके बाद कुछ और ETFs में इन्वेस्ट किया, तो पहले मैंने अच्छे से चेक किया। एंड अगेन वो कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है कि जिससे फाइनेंशियल डिजास्टर हो जाए। तो आप कह रहे थे ना जैसे वो एकदम से गिरा तो यू थॉट कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, तो बाइंग द डिप इज अगेन अ टर्म जो बहुत पॉपुलैरिटी आ रहा है।
अब इसका आपका एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है आपका कुछ ओपिनियन है बिल्कुल इसके है, ऊपर बिल्कुल है। तो बताइए। राइट। मैं ईटीएफ में एक बात और पहले ईटीएफ में एक बात और क्लैरिफाई कर दूं। मैं इस मिस्टेक से बच गया था जो अभी मैं बताने वाला हूँ, फिर मैं बाइंग द डिप पे बताऊंगा आपको। ईटीएफ में कॉन्सेप्ट होता है INAV का। ओके। प्रॉब्लम क्या है कि जब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 जून को शायद हमारे इलेक्शंस का रिजल्ट आया हाँ था, हाँ डेट चेक करके आप स्क्रीन पे लिख दीजिएगा श्योर एग्जैक्ट श्योर डेट। उस दिन मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी थी। श्योर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मार्केट 5% से डाउन हुआ था, राइट। और लोग कूद के पड़े ETF खरीदने के लिए कि हम निफ्टी 50 का ETF खरीद लेंगे या बहुत सारे इंडेक्सेस का ETF खरीद लेंगे। उन्होंने एक बात पे ध्यान नहीं दिया कि मार्केट डाउन था लेकिन ETF उतना डाउन नहीं था, क्योंकि ETF में लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं। मुझे ये बात पता थी बाई चांस, राइट, अगेन नॉलेज का फायदा होता है। तो मैं रुका रहा, मैंने कहा जब तक इसकी INAV से मैच नहीं हो जाता मैं नहीं कैन यू खरीदूंगा। एक्सप्लेन द टर्म आल्सो? INAV इज वेरी सिंपल कि इसकी रियल वैल्यू क्या चल रही है। ठीक तो मान लीजिए कि मार्केट डाउन थी, हर कोई परचेज करने के लिए भाग रहा है ETF को, एक्चुअली में उसके एसेट्स की अंडरलाइंग वैल्यू कम थी, लेकिन उसका जो प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा था वो ज्यादा था। तो आपको 180 रुपए की चीज 185 रुपीज में मिल रही थी, और लोगों को पता नहीं था, उसने सबने वो ETF खरीदना उस चक्कर में वो चले गए और उनको महंगा ही मिला वो ETF पे, राइट। तो जो प्रॉफिट वो बुक करना चाह रहे थे या जो प्रॉफिट को रियलाइज करना वो चाह नहीं रहे थे मिला। वो नहीं कर पाए वो। तो एक INAV वाला कॉन्सेप्ट था, मैं इस गलती से बचा रहा और मैं आगे गाइड भी करता हूँ सबको कि INAV जरूर 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 चेक करें ETF बाय करने से पहले। एंड दूसरा जो बाइंग द डिप है, प्लीज़ अगर आप, मैं तो पहले एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ जिसके लिए इतना ट्रोल हूँगा, मुझे अब तो मोटी चमड़ी कर ली मैंने अपनी। अगर आप एक सिंपल रिटेल इन्वेस्टर हैं, प्लीज़ आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही मत कीजिए, प्लीज़ फॉर गॉड सेक मत कीजिए। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आप एक्चुअली में ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसको आप समझते नहीं है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट ये रियल बात है कि आप अगर एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपको सबसे बेस्ट सूट करता है म्यूचुअल फंड, सबसे बेस्ट, राइट। अब इस पे लोग क्या क्या बोल सकते हैं, मैं वो भी काउंटर कर देता हूँ। नंबर ठीक है। 1, इनको खुद को स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं आती है इसलिए म्यूचुअल फंड की तरफ ले जा रहे हैं। भाई मेरा हो गया, मैंने अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना लिया स्टॉक्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। नाउ आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम रिसर्चिंग Energy. ऑन कंपनीज एटसेट्रा। मैं एनुअल रिपोर्ट्स भी नहीं पढ़ना चाहता, हो गया मेरा, राइट। दूसरी बात, अगर आप किसी स्टॉक को बाय द डिप कर रहे हैं एंड विदाउट एनी फंडामेंटल रीजन कर रहे हैं, तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो बिल्कुल, एक दिन जरूर वो उसको गड़बड़ होगी उसके साथ। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल्स। बाइंग द डिप जब आप करते हो बिना सोचे समझे करते हैं, आपके हाथ में ऐसे स्टॉक लग सकता है जो आप सोच रहे 350 रुपए का है, वो 50 रुपए गिर गया, 300 आपको लगता है और कितना ही गिरेगा, वो 250 पे आएगा। आप बोलोगे और कितना ही गिरेगा, वो 200 पे आएगा, आप वो 2 रुपए तक आ जाएगा। और ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं जिसपे, और सबसे ज्यादा कौन फंसता है? रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं जो होनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए वेदर आई शुड बाय द डिप और नॉट। अच्छा, अब इसका मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट दिखा दूं। दिस विल नॉट हैपन इन म्यूचुअल फंड्स। व्हाई? बिकॉज इन म्यूचुअल फंड्स यू आर बाइंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यू आर नॉट बाइंग एन इंडिविजुअल स्टॉक, राइट। तो अगर एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 30-40 स्टॉक्स हैं और एक स्टॉक ऐसा निकल भी आया जो गिरे ही जा रहा है, जो 350 से 2 रुपए पे आ गया, आपके पास 29 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको बचा के रखेंगे, राइट। तो बाय द डिप म्यूचुअल फंड में मुझे लगता है सही है, ऑल्दो वहाँ पे इतनी आपको इतने डिप्स भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि अगेन वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। स्टॉक में बाय द डिप आप तभी करें, नंबर 1, जब आपको उस कंपनी का वही 4 M's पे विश्वास है। एक कंपनी की मैनेजमेंट पे भाई फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, आप बाय द डिप करते जा रहे हो, तो आप खुद ही अपने लिए जो है वो गड्ढा खोदते जा रहे हो, दैट्स इट। ट्रू। अच्छा, 2 चीज़ें हैं जो स्पेशली दिस ईयर आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा हाइप हुई हैं। वन इज़ IPOs एंड वन इज़ स्मॉल कैप इंडेक्सेस और स्टॉक्स। तो IPOs में आई मीन इट्स जस्ट क्रेजी, इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है फॉर स्मॉल कैप। आई मीन मेन बोर्ड IPOs भी नहीं मैं बात कर रही हूँ, एवरीथिंग इज ओवर सब्सक्राइब्ड। सो व्हाई डू यू थिंक पीपल आर सो एक्साइटेड अबाउट IPOs एंड अगेन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इज दिस हेल्दी? एक मोटरसाइकिल के डीलर जिनके 2 शोरूम है दिल्ली में, वो तो क्रेजी था। उन्होंने 12 करोड़ रुपए मांगे पब्लिक से, 4800 करोड़ रुपए। फिगर्स एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, 4800 करोड़ रुपए। माइंड ब्लोइंग कि आप एक मोटरसाइकिल डीलर जिसके 8 एम्प्लॉइज हैं, आई फील लाइक उनके माइंड में क्या चल रहा होगा इतने पैसे। वो कह रहे हैं यार हमने तो अपने को कमा लिया। सोचो, जिसके सिर्फ 8 एम्प्लॉइज हैं, 4800 करोड़ रुपए उसको सब्सक्राइब कर लिया, उसका मतलब पता नहीं कितने टाइम, शायद 400-500 टाइम से ओवर सब्सक्राइब हो गया, और उसमें से 40% पैसा वो ले रहे हैं डेट रीपेमेंट के लिए। एंड यू नेवर नो कि उसने अपने रिश्तेदार से डेट ले रखा हो,
और उसकी रिटर्न सच में। बहुत, मतलब अगेन मैं उस कंपनी पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बट या अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा ओपिनियन बिल्कुल बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग है हम्म IPOs को लेके। मैं अभी अभी एक्चुअली मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ IPOs पे, राइट। हम्म 1.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर था मेरा IPO के ऊपर ही। आपको पता होना चाहिए कि IPO क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपके लिए वो मैटर नहीं करना चाहिए। बट लोगों को किक चाहिए, मसाला चाहिए, वो कौन सा हार्मोन होता है, एड्रेनलिन, डोपामीन, डोपामीन। है ना। वो चाहिए लोगों को, भाई IPO में लगाया है, मिलेगा नहीं मिलेगा, लिस्टिंग हम्म गेन होंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। ओहो हो। IPO पता है क्या होता है मेरे हिसाब से, कोई भी कंपनी IPO ला रही है ना, तो वो बहुत लालच से अपने शेयर का प्राइस रखती है उस समय पे। वो चाहती है जितना निचोड़ सकता है निचोड़ जाए, भाई यहीं पे पब्लिक का पैसा जितना आ सकता है आ जाए, ओवर प्राइस होते हैं। दूसरी बात, IPO अगर ऑफर फॉर सेल के लिए आ रहा है, मतलब आगे उसने, भाई आप कहीं पैसा खर्च करना नहीं है, उसने जो है पैसा लगा देना है कहाँ पे जाके, उनको जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको दे देना है, तो भी आप बेवकूफ़ बन रहे हो। और अगर आपको एक कंपनी पे इतना विश्वास है ही, फॉर एग्जांपल अभी एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का IPO आया, राइट, क्रेजी रिस्पॉन्स मिला उसको, बहुत बड़े साइज का IPO था। हाँ हाँ अगर आपको उस कंपनी पे इतना विश्वास है, आप उसको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट बनाना चाहते हो, होने दो लिस्ट। और स्टॉक मार्केट की ब्यूटी यही है, अगर आप थोड़े से पेशेंस रखेंगे, आपको हर अच्छा स्टॉक एक दिन गिरा हुआ मिलेगा, आप जाके ट्रू। तब बाय कर लो उसको। तो ये क्या हो गया ना कि लोगों को किक लेने के जो तरीके हैं ना, वो स्टॉक मार्केट में मिलने लग गए हैं, F&O के थ्रू, राइट, और IPOs के थ्रू, और वो वहाँ से अपना वो एडवेंचर पूरा कर रहे हैं। इससे बड़ी ये होगा ऋषिकेश जाओ बंजी जंपिंग कर लो भाई, राइट। बट ये हो वहाँ पे वो जा नहीं रहे हैं, समय नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे इनको मजे आ रहे हैं तो किक मिल रही है। मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ IPO के। मैंने 1.5 घंटे IPO पढ़ाया और लास्ट मैंने 10 मिनट में उनको यही समझाया, भाई मत अप्लाई किया करो। इससे बढ़िया यही है कि आप लंबे समय के लिए अपने पैसे को चलाते रहें। मतलब आई नो पीपल जो म्यूचुअल फंड्स बेच के IPO में अप्लाई कर रहे हैं। ओ गॉड। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस को बीच में तोड़ के सट्टा खेलने जा रहे हो, राइट। बिल्कुल। और जो अच्छे IPOs हैं वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं, वो मिलने नहीं है। जो अगर बुरा IPO आपको मिल गया तो लेके बैठे रहो। फिर एक तो हमारी बायसनेस इतनी ज़्यादा है, हम अपने रिस्क कवर नहीं करते। IPO मिला 1800 पे, आज वो स्टॉक 400 का आ गया, आप उम्मीद में बैठे हो अभी भी जाएगा तो 1800 क्रॉस करेगा। अरे कर भी लेगा तो एट व्हाट कॉस्ट? अगर 5 साल बाद उसने कर भी लिया तो एट व्हाट कॉस्ट? IPO पता कब आता है? जब सबका मूड अच्छा होता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, तो कंपनी सोचती है अपना भी माल निकाल दो भाई। और अगर एक बार एक कंपनी का IPO हिट हो जाता है ना, फिर बाकी कंपनीज भी मोटिवेट हो जाती है कि यार इनका निकल गया। जब भाई एक 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 व्यक्ति को 12 करोड़ की जगह 4800 करोड़ मिल रहे हैं, तो यार हम तो इससे अच्छा काम कर रहे हैं, लगा दें। मिल ही जाएंगे हमें भी। यस, मैंने अभी बैठ के मैं IPOs पढ़ाते समय कुछ IPOs को एनालाइज कर रहा था। ऐसी ऐसी कंपनीज के IPO आ रहे हैं जिसको मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा ले ही इसलिए रहे हैं कि भाई चलो भाई काम हो गया निकल लो भाई। कुछ जेन्युइन भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं IPO के केस में, और रिटेल इन्वेस्टर बेचारा सबसे ज़्यादा फंसता है, सबसे ज़्यादा। इसमें कॉन्ट्रा क्या आता है दूसरी तरफ से कि भाई हमें, हमारे लिए तो 10,000 रुपये का लिस्टिंग है नहीं बहुत बड़ी बात है। आई अंडरस्टैंड बहुत बड़ी बात है और आप बहुत जल्दी कमा सकते हो, बट आप प्लीज़ ये समझो कि ये ना आपका टेम्परामेंट बिगाड़ रहा है। ये आपको फिर से वही पैसों में भी आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले जा रहा है। IPOs आर दी इंस्टाग्राम ऑफ दी इन्वेस्टिंग वर्ल्ड। तो जैसे इंस्टाग्राम पे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है ना रील देख देख के, IPO पे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। आजकल प्रोसेस बड़ा फास्ट हो गया, ये खुला, ये बंद हुआ, ये बिड लगाया, ये अलॉट हुआ, ओके जी हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये सब मैंने बातें बोल दी हैं, नाउ आई एम रेडी कि भर के ट्रोलिंग मिलेगी। आजकल ये भी हो गया है कि गलत बोलने वाले लोग इतने हो गए हैं कि सही बोलने वाला भी गलत लगने लग जाता है, या झूठ बोलने वाले लोग इतने हो गए हैं कि सच बोलने वाला भी जो है वो झूठा लगने लग जाता है। ये प्रॉब्लम हो गई। उसमें मुझे लगता है ऑडियंस की भी मिस्टेक नहीं है, वो भी झेल के बैठे हैं, उनके साथ भी धोखे हुए हैं। उन्हें भी बताया कि नहीं जी मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, फिर जब रियलिटी आती है तो पता चलता है कि कुछ नहीं कर रहे। तो दिस इज द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बोल के चले जाऊँ मेरा 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं है भाई, अब मैं 1000 करोड़ का बोल के चला गया और मेरा निकला 25 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो ऑडियंस बोलेगा देखो झूठ बोला था, फिर वो पूरे इन्फ्लुएंसर्स की छवि ऐसी बननी शुरू हो जाती है। बिल्कुल दैट इज द इशू। बिल्कुल। अब जैसे पोर्टफोलियो आपने मेंशन किया है, कैन यू लाइक टेल अस इफ यू आर कंफर्टेबल? नहीं, मेरा पोर्टफोलियो मैंने पब्लिकली डिस्क्लोज कर रखा है। द अमाउंट मैंने पब्लिकली डिस्क्लोज कर रखा है, नॉट दी फंड्स एटसेट्रा। क्यों कर रखा है? क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ाता हूँ, एंड मुझे लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो आई एम पब्लिकली रिस्पॉन्सिबल कि मैं बताऊँ भी कि भाई मैंने क्या कर रखा है उसके अंदर, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा पोर्टफोलियो साइज आप जानना चाह रहे हैं? या एलोकेशन आपने कैसे कर रखी है फॉर योरसेल्फ? मेरा वैसे मैं सिर्फ इक्विटी पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ अपने इस समय। मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो आज के डेट में मुझे लगता है कि 80% तक मेरा म्यूचुअल फंड्स और ETF में चला गया है।
और ये रिसेंट कन्वर्जन किया है मैंने। मैं Okay. स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहा था, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहा था, एंड आई फाउंड कि भाई मेरे स्टॉक्स का XIRR और मेरे म्यूचुअल फंड का XIRR बिल्कुल सेम सेम है, है। तो मैं टेंशन क्यों लूंगा। मैंने ग्रेजुअली ये शिफ्ट किया 2024 में, इसलिए मेरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी सारे शॉर्ट टर्म चल रहे हैं, क्योंकि वो शिफ्ट होके आए हैं तो भी 1 साल से कम का पीरियड है उसमें। एंड अराउंड मेरे पास इस समय मेरे और मेरे वाइफ का पोर्टफोलियो मिला के 25-26 CR के आसपास है, जिसमें ज़्यादातर फंड्स मैंने फ्लेक्सी कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स और कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ड फंड्स के अंदर डाल रखे हैं। लिक्विडिटी के पर्पस के लिए आई यूज़ आर्बिट्राज फंड्स। आर्बिट्राज फंड्स इज लाइक कि आपको रिटर्न डेट वाला देंगे 7-8%, 6-7% मान लीजिए, बट टैक्सेशन उनकी इक्विटी वाली होगी। तो वो मुझे सही लगते हैं कि मैं अपने जो लमसम फंड है, जैसे हम बात कर रहे थे कि लमसम है तो क्या करें, तो मैंने आर्बिट्राज में डाल के वहाँ से STPs डाल दी है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान मैंने बना दिया है, और वो इक्विटी फंड्स में फिर जा रहा है। एंड आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मुझे चाहिए नहीं ना फंड, मुझे चाहिए रिटर्न, सिंपल सी बात है। और रिटर्न चाहिए मुझे 12 से 14%, जिससे 4% ज़्यादा मुझे मिल रहा है, आई एम हैप्पी। राइट। एंड एक क्वेश्चन और था कि आप जैसे आपने एलोकेशन अपना बताया, कैन आई नो कि आपका ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, जैसे आपने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी एंड नाउ दैट यू नो एवरीथिंग, आपका पोर्टफोलियो कैसा चेंज हुआ है थ्रू आउट द इयर्स इन डिफरेंट फेजेस ऑफ योर लाइफ? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो एवरीथिंग एट ऑल, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो बहुत ही कम पता है मुझे। चेंज क्या हुआ है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। फर्स्ट म्यूचुअल फंड बैंकर ने डिसाइड किया था कि इस फंड में SIP कर दो, चलो जी SIP चल रही है। इंडेक्स फंड फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया था। फिर जब मैं स्टॉक्स में आया तो वही सेम मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है कि भाई हम मिस्टेक प्रूफ रहे हैं। फलाने ने बता दिया जी ये वाला बैंक बढ़ने वाला है, अच्छा जी खरीद लो जी, राइट। फलाने ने बोल दिया जी आज उसका रिजल्ट है, मेरे पास न्यूज़ है कि ये होने वाला है, अच्छा जी खरीद लो जी। गलतियां हुई, गॉड्स ग्रेस एंड लक कि उस समय मैं बहुत बड़े अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करता था, छोटे अमाउंट से बड़ी गलती करके बहुत सीखा, राइट। आई थिंक ये भी बड़ी आइकॉनिक स्टेटमेंट हो गई कि छोटे अमाउंट से बड़ी गलतियां करके जो है बहुत कुछ सीखने को मिला। अगेन मैं तो सारा क्रेडिट अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी का 90% क्रेडिट में लक को देता हूँ कि मैंने जो मेरे साथ समय में चीज़ें हुई उसने बहुत हेल्प किया, राइट। एंड उसके बाद से मैं समझ गया कि भाई टिप्स पे तो बिल्कुल काम नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं पता एक्चुअली में, राइट। आप जब तक खुद रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपकी, और पता है क्या, छोटे अमाउंट इन्वेस्ट भी क्यों कर रहा था, क्योंकि मेरी कन्विक्शन नहीं थी। जब मेरी कन्विक्शन आई, फॉर एग्जांपल आज की रेट में एक ही फंड में मैंने अराउंड 7 करोड़ रुपीस डाल रखे हैं, क्योंकि मेरी कन्विक्शन है उसके ऊपर, मेरा थॉट प्रोसेस उसका थॉट प्रोसेस मैच करता है। मैं जिन स्टॉक्स को देखता हूँ, वो जिन स्टॉक्स को देखते हैं, जब मैं देखता हूँ कि मैं ये 5 चीज़ें देखता है एक कंपनी के अंदर, वो भी शायद वही देख के करे, तभी हमारे स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा बहुत मैच हो पा रहा है। आई एम कॉन्फिडेंट, अब मैं नहीं घबराता उसमें बड़ा फंड लगाने से। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप, मतलब जो मेरे पोर्टफोलियो में जो चेंज आया वो यही आया कि मैंने एक तो रिस्क वाली चीज़ को कम किया, रिटर्न की चीज़ को मैंने ऑप्टिमाइज किया कि मुझे ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड रिटर्न्स नहीं चाहिए, मुझे एवरेज रिटर्न चाहिए बस, राइट। मैंने फोकस किया एक चीज़ पे कि मैं अपना बेस जो है, इन्वेस्टिंग बेस जो है, अमाउंट जो है, मैं उसको इंक्रीज करता जाऊंगा। ओवर द ईयर 12-14% रिटर्न जो है बहुत हो जाएगा। मल्टी बैगर की तलाश करनी छोड़ दी, राइट। एंड 6% पर महीने रिटर्न कमाने की उम्मीद छोड़ दी, एंड 12-14% पे आ गए। ये चेंज हुआ है। 2020 के बाद वी नो कि बहुत न्यू इन्वेस्टर्स आए मार्केट में, और मैं हम सारे गेस्ट से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो इन नए इन्वेस्टर्स के लिए आपके पास कौन सी एक एडवाइस है जो दे शुड फॉलो? अपनी रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेशन दोनों सुधारो, खासकर रिटर्न एक्सपेक्टेशन सुधारो। आप ये मत सोचो कि आपको, ये भी मत सोचो कि 22% पर एनम में मिलेगा, नहीं मिलेगा। लॉन्ग रन में ये सस्टेनेबल नहीं है, राइट। अगर आप अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन सुधार लेंगे, आप अपने आप ही एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे, क्योंकि सारे फसाद का जड़ जो है ना, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन ही है। जब आप ओवर एग्जैजरेटेड रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हैं, तब आप लोग इधर उधर हाथ पैर मार के अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को जो है वो बेकार कर देते हैं। एंड जैसा मैंने बोला भी थ्रू आउट दी पॉडकास्ट, हमने शायद 2-3 बार बात करी, प्लीज़ अपनी एक्टिव इनकम पे ज़रूर फोकस कीजिए। एक्टिव इनकम इज़ दी सीड फॉर पैसिव इनकम। तो अगर वो सीड ही नहीं होगा तो वो पेड़ ही नहीं लगेगा और वो फल भी नहीं देगा, राइट। तो अपनी एक्टिव इनकम पे ज़रूर फोकस कीजिए। बिना इंश्योरेंस के बिल्कुल आगे मत बढ़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना इंश्योरेंस के बिल्कुल आगे मत बढ़िए। एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन कीजिए। एक फिलॉसफी होती है जिसे बोलते हैं स्टोइसिज्म। तो स्टोइसिज्म में सिंपल सी बात बोली जाती है कि कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स। और उसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आप एक ओशन के अंदर हो, आप एक छोटी सी बोट के साथ एक ओशन के अंदर हो और अचानक से तूफान आ जाता है, तो आप ओशन को कंट्रोल करने में नहीं लग जाओगे कि ओशन रुक जा, आप अपनी बोट को और अपने आप को कंट्रोल करोगे। ऐसे ही आप, स्टॉक मार्केट एक ओशन है, राइट, उसमें उथल पुथल चलती ही रहेगी और तूफान भी आएंगे उसमें। तो आप ओशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को और आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर फोकस कीजिए,
ओशन तो एक बार शांत भी होगा, अच्छी लहरें भी आएंगी, आप अपने डेस्टिनेशन में ज़रूर पहुंचेंगे। राइट, थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच अ ब्रिलियंट पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर कि इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है, फीलिंग से आ रही है कि बहुत सारी एंगेजमेंट होने वाली है कमेंट्स में बिकॉज ऑफ अ लॉट, Controversies होने वाली या हैं। बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स यू मेड, बट रिगार्डलेस ऑफ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, सो थैंक यू सो मच एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में मैं जाते जाते एक बात ज़रूर बोल दूंगा, आप मुझसे डिसएग्री करिए एंड रिस्पेक्टफुली करिए, और साथ साथ में हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, मैं सीख लूँगा। और आपकी भी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर आपको नहीं पता तो आप भी सीख लीजिए। एंड बिल्कुल। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.